जी कौन बात करें? महिमा आप कह रही हैं? मैम आयमा मैम क्लास में डिस्टरबेंस होती है इस वजह से कह रही थी, और प्लस सेक्शन बी को भी मसला है कि उनको किक आउट कर रहे थे, तो मैम इस वजह से हम कह रही हूँ। अच्छा, सिर्फ ये मसला है? ये अगर आज नहीं सॉल्व हुआ ना तो फिर कल से मैं सेपरेट ले लूँगी, ठीक है? मैंने आज बात की है किसी वैसे से, मैम वैसा ही वो लिया मुझे करें। उसका और मैम नहीं, क्लास में आप लोगों डिस्टरबेंस वगैरह में भी होती लड़ाई रहती है। तो फिजिकल तो आप बैठे भी नहीं है, फिर डिस्टर्बेंस कैसे हो रही है? चल ये वाली बात तो समझ आती है कि क्लास से जो एक्सक्लूड कर देते हैं मीटिंग से, उसके अलावा और क्या मसला है? ये वाली बात तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो दूसरे मैम सेक्शन शायद में ऐसे हो रहा डिस्कशन है। को डिस्टरबेंस कह रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं कोशिश करती हूँ कि डिस्टर्बेंस ना हो। वैसे तो मुझे लगता है कि जो भी डिस्कशन हुई है, हम इररेलेवेंट डिस्कशन तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी होती है कि जो बहुत ही एक्सटेंड हो जाए। लेकिन हाँ, मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे लगा कि टाइम का कोई इशू हो रहा है या ये वाली चीज़ दोबारा हो रही है बच्ची भी ज्यादा इसमें। इंक्लूड करने वाली, तो फिर हम जी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो जी, असद आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं है आपने जो भी कहा है। नेक्स्ट हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। आज हम लोगों ने थोड़ा सा, एक तो पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे डिसीजन मेकिंग को, उसके अलावा फिर हम देखेंगे ऑपरेशंस रिसर्च को, थोड़ा सा हमने देखना है, ठीक है? अच्छा, ऑपरेशन रिसर्च एक तरह जो हम लोगों ने लास्ट वीक के लेक्चर में देखा था, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात की थी, ठीक है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जिस तरह ऑपरेशन रिसर्च जो है उसी using operation research mathematical technique to determine the right decision for a problem. It helps the managers to make effective managerial decisions that are related with the organization. यानी एक तरह का ये, इसको आप क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उससे लिंक कर सकते हैं कि जिसमें हम कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करते हैं, ठीक है? उन मैथमेटिकल इक्वेशन में हम देखते हैं कि कौन सा हमारा डिजायर्ड पैरामीटर है जो हम मेजर करना चाह रहे हैं, या जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। फिर हम डिफरेंट वेरिएबल्स को प्लग इन करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को, और देखते हैं कि किस सिचुएशन में हमें एक ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल रहा है। अब इसमें होगा कि एक्चुअली कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, देयर विल बी अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है? डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट होंगे जो क्या करेंगे, दैट विल फर्स्ट डिफाइन द प्रॉब्लम, देन दे विल रिप्रेजेंट दैट प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ अ सेट ऑफ सम मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है? यानी पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, उसके लिए हो सकता है आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना पड़े, या आपकी जो भी पर्टिकुलर टीम है वो कोई टेक्निकल टीम है, उसमें कोई टेक्निकल इशू है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी फिर रिप्रेजेंटेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ सम मैथमेटिकल इक्वेशन, देन सम कंप्यूटर एनालिसिस ऑफ देयर दोज पर्टिकुलर इक्वेशंस विल बी परफॉर्म्ड, कोई आप सिमुलेशंस करेंगे, उसके बाद आप उसके किसी एक सोल्यूशन को अप्रोच करेंगे। जब आप किसी सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे, देन व्हाट विल हैपन, यू विल अप्लाई दैट सोल्यूशन इन ऑर्डर टू सॉल्व डिफरेंट मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। यानी ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसको आप फॉलो करते हैं कोई भी एक इफेक्टिव किस्म का मैनेजरियल डिसीजन लेने के। अच्छा, अब इसमें ऑपरेशन रिसर्च में भी हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन भी उसकी एक स्पेसिफिक एरिया है। अब ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से जो हम थोड़ा बहुत आज देखेंगे दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। वैसे ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन? मेन हमारा क्या पर्पस होता है ऑप्टिमाइजेशन में? ऑप्टिमाइज करना होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए उस चीज को बेहतर करना, उसको ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ वो ज्यादा कंपेटेबल हो। या ऑप्टिमम मीन बेस्ट, जी बेस्ट हाँ सोल्यूशन आप ये कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। यानी आपके पास मल्टीपल सोल्यूशन अवेलेबल हैं, लेकिन बेस्ट आपको कब जो है वो सोल्यूशन मिलेगा, उसका मतलब होता है कि आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स टूल्स अवेलेबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। सो ऑप्टिमाइजेशन important area of management science and operation research. It helps to do less work but gain more. Gain more का मतलब है, जाहिर है जब आप ऑप्टिमाइजेशन को मैक्सिमाइज कर लेंगे, इसका मतलब है आपका जो एडवांटेजेस हैं वो आपको वर्क जो है, ये एफर्ट आपकी कम होगी लेकिन आपका एडवांटेज उसका ज़्यादा होगा। Linear programming is a central topic in optimization and it provides a powerful tool in modeling many applications.
ठीक, अब हम इसको देखते हैं, एक प्रॉब्लम से अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मेनली जब आप किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, स्पेशली लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक के पर्सपेक्टिव में, तो आपको 3 तरह की चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है दैट इज डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स डिस्क्राइब आवर चॉइसेस दैट आर अंडर आवर कंट्रोल, यानी ये वो वेरिएबल्स हैं जिन्हें आप चूज करेंगे, ठीक है। यानी आप ने बताना है कि डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, ये कोई कांस्टेंट चीज़ नहीं है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा कि आपने क्या वैल्यू लेनी है उसकी, ठीक। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है आपके मेन गोल को, कि आपकी जो फाइनल आउटकम है वो किस किस्म की, आप क्या चाह रहे हैं, क्या आपने उस आउटकम को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। इट डिस्क्राइब्स द क्राइटेरिया दैट वी विश टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। अब अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट आप देख रहे हैं, तो ज़ाहिर है कॉस्ट आप कभी भी मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, आप ये चाहेंगे कि जो आपको कॉस्ट पड़ रही है उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं मिनिमाइज हो, तो आपका उस केस में फंक्शन जो है या मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना। अगर आप बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट को आप मिनिमाइज नहीं करेंगे, यू विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। सो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि वो किस किस्म का है, और मेनली मेरा जो फाइनल गोल है उसको मैंने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। या आपका सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मींस लिमिटेशन। अब जब भी आप किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से डील करेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे आप अपने सर्किट एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें भी आपकी कुछ ना कुछ रेंज आपकी गिवन होती है ना, जैसे या अगर आपको सिंपल एक रेसिस्टर की बात करें तो उसकी कुछ टॉलरेंस रेंज होती है, यानी किसी भी किस्म की जो लिमिटेशन है, जैसे पावर की लिमिटेशंस होती हैं कि अच्छा इस जो है मे बी 2 वॉट से ऊपर की पावर हैंडल नहीं कर सकता ये पर्टिकुलर सिस्टम। तो कंस्ट्रेंट मीन लिमिटेशन, it will describe the in this case for linear programming technique, the constraint will describe the limitation that restrict our choices for decision variable। यानी जो भी आप वेरिएबल को चूज कर रहे हैं, यानी कि अपने फर्स्ट पैरामीटर को, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, उसकी लिमिटेशंस को आपने देखते हुए अपने डिसीजन वेरिएबल को डिसाइड करना है, यानी उसकी बाउंड्रीज क्या हैं वो आपके आ जाएंगे कंस्ट्रेंट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जब भी आप किसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से डील करेंगे, ठीक है। अब हम जब एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें कैसे हैं और हम इनकी हेल्प से कैसे इक्वेशन बनाएंगे। मेनली क्या ऑप्टिमाइजेशन या लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक का कि पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, अगर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है तो आपने उसकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही आपने इस तरह से बनाना है कि उसमें आपकी कंस्ट्रेंट भी इनकॉर्पोरेट हो जाए, ठीक है, लिमिटेशंस भी हो जाए, और फिर आपके पास मेनली इक्वेशंस आ जाएंगे, और इक्वेशंस फिर आप जैसे भी सॉल्व करना चाहे उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी होते हैं। अगर सिंपल इक्वेशन है तो आप उनको मैनुअल भी सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। ये तीनों पैरामीटर्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई है आपको, तो हम एक प्रॉब्लम देखते हैं फिर। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम एक स्टेटमेंट है, इसको पहले आप रीड करें, बताएं कि क्या समझ आया इससे। जी, पढ़ा है किसी ने? समझ आया कुछ? जी मैम, पढ़ा। जी बताइए, इसको थोड़ा सा समराइज करके मुझे बताएं कि मेन हमारा टास्क क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं। मैम इसमें ना हम ना जो अपना प्रॉफिट है ना उसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, और ये भी कंपनी चाह रही है कि उसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो उन्हीं रिसोर्सेज में रहे, और रिसोर्सेज भी ना वो यूज़ करे। और उसमें हम ये है कि वो $25
जो पी प्रोडक्ट है उसे बनाने पर वो बना रहे हैं प्रॉफिट, और क्यू पर per unit. $30, तो यस ठीक पर है, per यूनिट। तो वो कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि क्यू के यूनिट्स ज़्यादा बने और जो पी के यूनिट्स हैं वो कम बने, क्योंकि जो टाइम अवेलेबल है वो मशीन बी पर 40 आवर्स हैं और ए पर 40 आवर्स हैं और बी पर 35 आवर है, और पी और क्यू को प्रिपेयर करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम है जो कि ऊपर गिवन है, जो रिक्वायर्ड होता है ए और बी पे। तो वो कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि हम क्यू के ज़्यादा यूनिट्स बनाया करें और पी के कम बनाया करें। अच्छा, अब ये कुछ हद तक आपकी बात ठीक है। थोड़ी सी ना जो इसमें एक और चीज़ आपने ऐड करनी है वो ये कि आप देखें दोनों जो एक कंपनी जिसकी बात हो रही है वो 2 प्रोडक्ट्स बना रही है, पी और क्यू, और वो दोनों प्रोडक्ट्स 2 डिफरेंट टाइप की मशीन्स पे अवेलेबल बन सकते हैं। ठीक है, अब मशीन ए भी उनको मैन्युफैक्चर कर सकती है, मशीन बी भी। उसके बाद जो कुछ कंस्ट्रेंट से पहले उनका कुछ टाइम भी गिवन है कि प्रोडक्ट ए की मैन्युफैक्चरिंग कितना टाइम लेती है इन दोनों मशीनों पे, सिमिलरली प्रोडक्ट बी की कितना टाइम लेती है। ठीक है, इसके अलावा एक और कंस्ट्रेंट जो अवेलेबल है वो ये कि दोनों की कुछ आपको ना मैक्सिमम गिवन है कि आप मशीन ए को इस टाइम से ज़्यादा एक्सीड नहीं यूज़ कर सकते, ये उस मशीन की लिमिटेशन है। सिमिलरली मशीन बी के लिए जो अवेलेबल टाइम है दैट इज़ 35 आवर्स, आप मशीन बी को भी 35 आवर्स से टोटल उससे एक्सीड नहीं कर सकते उसका ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट आ गए। तो आपने अब मेन आपका टास्क क्या है कि आपने इन कंस्ट्रेंट को भी इनकॉर्पोरेट करते हुए इसकी को लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक की फॉर्म में यानी एलपी प्रॉब्लम लेते हुए इसकी इक्वेशंस बनानी है, ताकि आपका मेन जो टास्क है वो क्या है कि आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। आपको इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि पर प्रोडक्ट आपको कितना प्रॉफिट दे रही है पी और क्यू। आपने मेन सबसे पहले तो क्या करना होगा, आपने अपनी इक्वेशन बनानी है प्रॉफिट की, यानी प्रॉफिट इक्वेशन जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है वो क्या बनेगी। अब आपको इनिशियल स्टेज पे ये नहीं पता कि आपने पी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनाने हैं और क्यू के कितने बनाने हैं और उनको किस किस मशीन पे बनाना है। तो इसका मतलब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क होगा वो ये कि आप प्रॉफिट इक्वेशन बनाएं, और प्रॉफिट इक्वेशन बनाने के लिए आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा कोई वेरिएबल के, लाइक पी के जो यूनिट्स हैं वो फॉर एग्जांपल एक्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट्स ऑफ पी। ठीक है, और क्यू के जो आप यूनिट्स बना रहे हैं वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाई से। ठीक है, वी आर मैन्युफैक्चरिंग वाई यूनिट्स ऑफ क्यू, क्योंकि जो आप देखें जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो सिर्फ पर यूनिट का गिवन है। ठीक, तो आपको भी ये नहीं पता कि आपने पी के कितने यूनिट्स बनाने हैं और क्यू के कितने यूनिट्स बनाने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हैं कि मैं पी प्रोडक्ट के एक्स यूनिट बना रहा हूँ टोटल, ठीक, तो इसका मतलब है पी प्रोडक्ट का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25 इंटू एक्स, ऐसे ही होगा। और Q जो प्रोडक्ट है उसके आप Y यूनिट्स बना रहे हैं तो Q से मिलने वाला प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30 इंटू Y। ये वाली बात समझ आ रही है? अभी हम मशीन की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि बनाए कितने जा रहे हैं। ठीक है, 25x हो गया यानी P से मिलने वाला प्रॉफिट, और 30y हो गया यानी Q से मिलने वाला प्रॉफिट। तो इन दोनों को आप ऐड कर दें तो दैट विल बी बिकम योर प्रॉफिट इक्वेशन। जैसे यहाँ पे आप देखें इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है, जो नंबर 1 पे आपको इक्वेशन नज़र आ रही है स्लाइड नंबर 6 में, वो क्या है, z इज इक्वल टू 25x प्लस 30y। ठीक है, 25 क्या है, प्रोडक्ट P से जो आपको पर यूनिट प्रॉफिट मिल रहा है, और 30 क्या है जो प्रोडक्ट Q से आपको पर यूनिट प्रॉफिट मिल रहा है। और हमने ये एज्यूम किया कि प्रोडक्ट P के हम X यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट Q के हम Y यूनिट्स बना रहे हैं। Z सिंपल आपके प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 यूनिट्स बनाएंगे P प्रोडक्ट के, तो इसका मतलब है X की वैल्यू 2 हो गई, 2 इंटू 25 विल गिव यू 50। और अगर हम 3 यूनिट्स बनाते हैं प्रोडक्ट Q के तो Y की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड इट विल गिव यू 90। ठीक है, तो 90 प्लस 50 वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी इस तरह से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई। सो अभी हमने सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, वो ये बताने के लिए वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि प्रॉफिट इक्वेशन क्या है जिसको हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? यस मैम। थैंक यू। अब हमने और दूसरा काम क्या करना है, अब उसमें हमने अपने कंस्ट्रेंट को ऐड करना है, क्योंकि आपको ये पता है कि हम प्रोडक्ट P यानी 2 प्रोडक्ट्स की जो बात हो रही है वो उसके लिए 2 मशीन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रोडक्ट P जो है वो भी मशीन A और B दोनों पे बन सकती है, प्रोडक्ट Q जो है वो भी दोनों मशीन्स पे बन सकती है। ठीक, लेकिन साथ में इनका जो आपको प्रोसेसिंग टाइम है वो डिफरेंट है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम एडवांटेज ले सकें, तो हम क्या करेंगे, हमने पहले मशीन A की एक इक्वेशन बनानी है और फिर एक मशीन B की। ठीक है, अब मशीन A की लिमिटेशन क्या है कि हम उसको 40 आवर्स
तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। ये आप सेकंड पैराग्राफ में देखिए जो लाइन लिखी हुई है, मशीन ए इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर 40 आवर्स एंड मशीन बी फॉर 35 आवर्स। तो इसका मतलब है पहले हम सिर्फ मशीन ए की बात करते हैं, ठीक, यानी मशीन ए से अब आपको ये पता है कि हम दोनों प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट पी भी बन सकता है और प्रोडक्ट क्यू भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि हमने उनको कितनी क्वांटिटी में बनाना है। बहरहाल हमें ये ज़रूर पता है कि मशीन ए ओवरऑल 40 आवर्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। अब इसमें एक चीज़ और आप नोट करें कि जो प्रोसेसिंग टाइम हमें गिवन है दोनों प्रोडक्ट्स का वो मिनट्स में गिवन है, ठीक है, जबकि जो मशीन्स का ऑपरेटिंग टाइम है वो आवर्स में गिवन है। तो आपने इनके यूनिट सबसे पहले सेम करना है, या तो मिनट्स वालों को आवर्स में कर दें या फिर ये जो आवर्स वाला टाइम है ये मिनट्स में कर दें, ठीक है। तो आपका टोटल, ताकि जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए कि आपके मिनट के लिए आप इक्वेशन बना रहे हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। तो मशीन ए की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, फॉर एग्जांपल इसमें हमने पी के जो क्वांटिटी है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, और मशीन ए पे कितना टाइम लग रहा था प्रोडक्ट पी को पर यूनिट 50 मिनट्स, यानी 50 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्यू अगर हम मशीन ए पे बनाते हैं तो वो कितना टाइम लेगी, जी बताइए। अभी सिर्फ मशीन ए की बात हो रही है। 30 मिनट्स 24 इंटू इट्स यूनिट ना, ठीक है, जितने हम उसके यूनिट बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें 50x प्लस 24y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2400। अभी 2400 कहाँ से आ गया, ये मिनट्स हैं 40 आवर्स के, ठीक है, ये हमने 40 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। और अब यानी ये जो आपको सेकंड इक्वेशन नजर आ रही है ना, ये एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि मशीन ए की इक्वेशन है, ठीक है। 50 हमने क्यों लिखा, क्योंकि प्रोडक्ट पी को 50 मिनट्स लगते हैं और एक्स से हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितने यूनिट्स बनेंगे प्रोडक्ट पी के, प्लस 24 हमने इसलिए लिखा क्योंकि प्रोडक्ट क्यू जो है वो 24 मिनट्स लेती है इस मशीन पे। और y हमने क्यों लिखा, बिकॉज हमें नहीं पता कि टोटल हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं प्रोडक्ट क्यू के। तो यानी 50 इंटू एक्स प्लस 24 इंटू वाई दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2400, बिकॉज हम 2400 मिनट से ज़्यादा मशीनें को ऑपरेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन यानी कि मशीन बी की बना सकते हैं कि प्रोडक्ट पी को कितना टाइम लगता है मशीन बी पे उसके यूनिट्स को, प्लस प्रोडक्ट क्यू के यूनिट्स को कितना टाइम लगता है, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 35 आवर्स। अगेन आप 35 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो क्या हमारी इक्वेशन बनेगी, बताएं कोई। अब मशीन बी की बात हो रही है। हम 30x plus 33y लेस देन और इक्वल टू 2100। ठीक है, गुड। यानी अब यहाँ से आप देखिए इस स्लाइड से आपको नजर आ रहा होगा कि 33 मिनट्स लग रहे हैं मशीन बी पे, ठीक है, क्यू प्रोडक्ट की बात हो रही है, और 30 मिनट्स लग रहे हैं मशीन बी पे प्रोडक्ट पी के लिए। तो इनको आप ऐड कर देंगे, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 35 आवर्स, और इसको आप अगेन मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो बनेंगे 2100 मिनट्स, ठीक है। 30x प्लस 33y, यानी ये टोटली मशीन बी की इक्वेशन है। x रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट p के कितने यूनिट्स हमने बनाए, y रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट्स q के कितने यूनिट्स बनाए इस पर्टिकुलर मशीन पे। अब ये जो आपको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन नजर आ रही है इसकी क्या लॉजिक है, ये क्यों हमने लिखा x should be greater than or equal to 0 and y should be greater than or equal to 0। x को कोई वैल्यू तो देनी है ना हमने, उसको इनके प्रोडक्ट बनानी है। ये क्या वो शो कर रहा ये है, है कि हम या तो प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे, लाइक जीरो होगा या कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ना बनना कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है ना, वो या तो एक कोई प्रोडक्ट नहीं बन रही होगी या 1 2 3 4 5 6 10 20 बन रही होंगी, ठीक है। तो नेगेटिव में प्रोडक्ट बनने कोई लॉजिक नहीं है ना, इसलिए हमने ये बताने के लिए कि x और y शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आपने नहीं बनाना तो 0 प्रोडक्ट है, इसका मतलब है पर्टिकुलर, अदरवाइज इसका नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने अपनी प्रॉब्लम को ना फॉर्मुलेट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको, कि ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि जो मैथमेटिकल इक्वेशंस बनती हैं ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपने कोई टेक्निकल टर्म्स में कोई बात करें, कोई सर्किट एनालाइज कर रहे हैं या कोई और कोई कम्युनिकेशन की किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो उसी सिचुएशन में आपकी इक्वेशंस हेल्प आउट करती हैं। आप अपने मैनेजेरियल डिसीजंस में भी इक्वेशन से या ऑप्टिमाइजेशन से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने
ऑल्दो डील हम करें एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम से, लेकिन जो भी हमें प्रॉब्लम आया यानी हमें नहीं पता चल रहा, हमारा ये मैनेजरियल डिसीजन है, आपके हेड डिसाइड करेंगे उस पर्टिकुलर जो है आप ये कह लें कि उस सुपरवाइजर जो है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के कि हमें कितनी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो वो भी आपकी कुछ ऑप्टिमाइजेशन या मैथमेटिकल इक्वेशन से हेल्प लेके अपना एक इफेक्टिव किस्म का डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको मेन पर्पज़ ये है कि आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। आप अगर सिंपल इक्वेशन है तो आप उनको मैनुअल भी सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा इक्वेशंस बने तो आपके लिए मैनुअली पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए फिर आप एक्सेल से भी हेल्प ले सकते हैं या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। ठीक है, मेनली ये है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए कोई भी जो इक्वेशन लिखी हुई है उसको एक लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन की फॉर्म में, या इसके अलावा और भी टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं। तो अब ये वाला खुद सोचें और ख़ुद करें। ये जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है स्लाइड नंबर 7 पे, ये उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको पढ़ें फिर खुद ही से इक्वेशन बनाइए। मैम जी कुछ क्वेश्चन है आपका? मैम जो करना चाहा कर लिया। आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। अब्दुल कबीर आप कुछ पूछ रहे हैं? मैम ये आ रही है? जी कुछ आ रही है लेकिन मुझे क्लियर नहीं है कि आप क्या पूछ रहे हैं, दोबारा बताइए। पिछले क्वेश्चन में कोई इशू है आपको जो अपने प्रॉब्लम अभी डिस्कस की है? मुझे नहीं आवाज़ आई आपकी अब्दुल कबीर, आप मुझे फिर मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस पर आपके जो भी इशू है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ये दो मशीन्स की बात हो रही है, ठीक है, M1 और M2, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हाई क्वालिटी फर्नीचर लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स, ये चेयर्स भी बनाते हैं और टेबल्स भी बनाते हैं। अगेन दोनों जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो दो डिफरेंट टाइप की मशीन्स पे बन सकती हैं, उन मशीन का ऑपरेटिंग टाइम गिवन है और उनकी जो है वो प्रॉफिट गिवन है पर यूनिट का। तो उससे मिलती जुलती ही प्रॉब्लम है, आसान सी। मैम बन गई है, बताइए जी, बताइए बना दी। बताइए। प्रॉफिट की बन रही है 40x प्लस 30y, यानी 40 टेबल्स प्लस ठीक 30 है, चेयर्स, ठीक है, और इज इक्वल एम टू, ठीक है प्रॉफिट जी, और बाकी दो MJ है ना जो, उसकी बन रही है मेरे ख्याल में ये 7 M1 है। ठीक है, M1 है शायद, ओके, वो प्रिंटिंग हाँ में ऐसे। ठीक है। 7x प्लस 4y इक्वल्स टू 200, मतलब ठीक ये है, इक्वल्स टू नहीं होगा, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। हाँ लेस देन और इक्वल टू होगा ना। और ठीक दूसरे का 5x प्लस 5y इक्वल्स हम्म, लेस देन इक्वल्स टू 400, ठीक है, गुड। अब इसमें आप और देखिए बाकी वो दोनों, इक्वल्स टू 0 वाला। ठीक है, इसमें आप देखिए आवर्स में दोनों का डाटा है ना, तो मेरे ख्याल में दूसरा भी तो इस बिल्कुल दोनों का आवर्स में ही गिवन है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे एज सच मिनट में मैम कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जी जी पूछिए। मैम ये जो सेकंड लाइन में लिखा है बोथ दी प्रोडक्ट्स हैव टू बी प्रोसेस्ड थ्रू टू मशीन्स, तो इससे ऐसा सेंस नहीं बन रहा कि दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोनों मशीन से गुजरेंगी? मतलब इसमें हमें कोई, जैसे हमने पिछला वाला किया था, तो ये डिफरेंट नहीं है? नहीं नहीं, ये टू बी प्रोसेस थ्रू टू मशीन, यानी इसका मतलब ये है कि दोनों मशीन्स के थ्रू आप उनको बना सकते हैं, ये मतलब है। आप शायद ये समझिए कि दोनों के थ्रू, दोनों को एट अ टाइम यूज होना चाहिए, वो बस सेंस, नहीं उस सेंस में नहीं यूज हुआ हुआ। अच्छा मैम, मतलब ऐसा, मुझे तो ऐसा सेंस लग रहा है कि जैसे M1 और M2 दोनों पे से उनको गुजरना है बनने के लिए, ये इस तरह की बात नहीं है? नहीं नहीं, इस तरह की नहीं है, तो शायद इनके लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन ये है कि मेनली इनका पर्पस ये है कि दोनों मशीन से बनाना है आपने उनके टाइम को देखते हुए। ठीक है, थ्रू की जगह मेरे ख्याल में कोई और वर्ड होना होगा। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। इसका ये ना एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि ये नहीं आपने करना कि एक प्रोडक्ट को शायद एक ही मशीन पे बना लें, या ये लिमिटेशन नहीं है कि वो एक ही मशीन से बनती है, वो दोनों से बन सकती है। अब चूज आपने करना है कि कितने यूनिट्स बनाएं। ठीक है, एक Okay, और है मैम। वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ये आप लोगों ने खुद करनी है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, इसमें वो सिर्फ 3-4 इक्वेशंस नहीं बनेंगी, इसमें एक तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज डेटा गिवन है। ठीक है, अगेन कुछ प्रोडक्ट का ही गिवन है डाटा, उनके आवर्स गिवन है, उनके प्रॉफिट गिवन है, तो इसमें आपको एक्चुअली पहले प्रोडक्ट हर डिपार्टमेंट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, कि कौन सा डिपार्टमेंट कितनी प्रोडक्ट बना रहा है,
और उसके बाद आपकी कुछ प्रोडक्ट की लिमिटेशंस भी गिवन है कि कौन सी प्रोडक्ट की कितने के मिनिमम यूनिट्स कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं वो इसमें ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगेन सिर्फ आपने इक्वेशन ही बनानी है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको किसी भी इस तरह की जो प्रॉब्लम है एलपी प्रॉब्लम उसको इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो ये आप खुद से भी थोड़ी सी और एग्जांपल्स देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक्स कुछ डिसीजन मेकिंग के देखे थे उसी को आगे लेके चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम डिसीजन मेकिंग के? 2-3 चीज़ें हमने देखी थी, याद है किसी को? एक दफ़ा समराइज कर दें। एक तो हमने स्टेप्स देखे थे, 8 स्टेप रैशनल डिसीजन लेना है। रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है? याद है किसी को? मैम जो लॉजिकल और मतलब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से जो हम डिसीजन मेक करें। ठीक है, बिल्कुल। यानी आप एक स्टेप बाय स्टेप आप अपनी तरफ से फुली एक लॉजिकल सिक्वेंशियल स्टेप को फॉलो करते हुए एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ अ रैशनल डिसीजन मेकिंग। इसके बाद हमने एक 2 टर्म्स और पढ़ी थी, बाउंडेड रैशनैलिटी। वो क्या होती है? कि मैम वो ये है कि लाइक हम 100% फुली रैशनल रैशनल नहीं हो सकते। मैम अच्छा, आप एक लोग को ह्यूमन स्क्रीन नजर आ माइंड रही या गायब हो गई है? क्लास स्क्रीन नजर आ रही है अभी आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। Yes, ma'am, एस्केलेशन आपको। ऑफ कमिटमेंट। अच्छा ठीक है, मुझे क्यों नहीं आ रही? चलें ठीक है, अच्छी बात है, आ रही है तो। हाँ, आप कोई बता रहा था बाउंड्री रेशनैलिटी को, वो काइंडली बता दें। मैम ये कि कोई भी जो डिसीजन है ना वो हमारा 100% रैशनल नहीं होता, उसमें कोई ना कोई लिमिटेशन होती है हर बार, या कभी टाइम की लिमिटेशन होती है या इन रिसोर्सेज की या इंफॉर्मेशन की, तो इसको कहते हैं कि बाउंडेड रैशनल। ठीक है, यानी आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। ठीक है, वो टाइम भी हो सकता है, वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, वो ह्यूमन माइंड की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप जितनी भी कोशिश करें वो 100% रैशनल नहीं डिसीजन नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड बाउंडेड रैशनैलिटी। और एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, सेटिस्फाइसिंग। वो क्या है, वो भी एक दफ़ा बता दें जल्दी से। कि ह्यूमन माइंड जो होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब बेस्ट नहीं लेकिन गुड इनफ डिसीजन से। और उसको मतलब अगर कोई इस तरह करके चला लेता काम तो उसे वो कहते हैं। ठीक है, यानी जो ऑप्टिमम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस वक्त डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, टाइम लिमिटेशंस, आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन लगता है ना, जिस पे आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, यानी दैट इज़ गुड एनफ फॉर यू, दैट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर यू, दैट इज़ सेटिस्फैक्ट्री फॉर यू, तो उसको हम फिर सेटिस्फाइसिंग की कंडीशन कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट होता है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। ये क्या समझ आ रहा है आपको? कमिटिंग कंसिडरेबल रिसोर्सेज टू अ प्रोजेक्ट और अ प्रपोजल और एनीथिंग एल्स, and then committing more even if the evidence shows that the project is failing. मतलब कि आप किसी पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अभी FYP होगा, तो अगर हमें लगता है एंड के करीब आके कि ये तो काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम उस पर मजीद टाइम देते रहे तो वो फिर एक होगी इस तरह। ठीक है, आप यानी इसको पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, ऐसे ही है? नहीं, ये तो नेगेटिव है ना। नेगेटिव, हाँ, लेकिन आपकी बात से मुझे लगा कि आप पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं। नहीं, वो तो आप मैं वैसे छोटी सी एग्जांपल दी है, मेरे लेवल पे तो यही है ना, लेकिन ठीक ये है, फेलिंग की तरफ जा रहा है और एविडेंस भी बता रहा है कि फेल हो रहा बिल्कुल। है प्रोजेक्ट, फिर तो बेवकूफ़ी है, फिर तो ये हाँ, इसका वो मतलब है नहीं कि है। आपको फिर अपनी जो है ना, यूँ समझ लें कि आपकी जो क्या कहना चाहिए रिसोर्सेज हैं, या ये कह लें जो आपका टेक्निक है या मेथड है, उसको स्विच कर लेना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका ये पर्पज़ है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, आपको जो रिजल्ट्स हैं, जो आपके माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल रहा है कि आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं, फिर भी आप उसी के ऊपर पैसे लगाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लगाए जा रहे हैं, टाइम एनर्जी लगाए जा रहे हैं, तो उसका मतलब है यू शुड एनालाइज योर सेल्फ एंड डिसाइड at the right time कि whether you should continue with that project or not. ठीक है, लाइक जो एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, इन्वेस्टिंग इन जॉब ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल, बल्कि इससे पहले मैं आप लोगों के साथ इसको रिलेट करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से आप बात करते हैं, तो अब हमारे पास जब फ्रेशीज आते हैं तो उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका एप्टीट्यूड नहीं होता
राइट, इंजीनियरिंग की तरफ, लेकिन मे बी कुछ घर वालों के प्रेशर की वजह से या सिर्फ एक दूसरे को देखते हुए कि अच्छा वो भी तो मैं भी इसमें ले लेता हूँ, वो एडमिशन ले लेते हैं और उनके फर्स्ट सेमेस्टर में ही उनको आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर में ही 3 एफ आ गए हैं, राइट। तो अब इसका मतलब है कि आप चले एक आध दफ़ा तो आप कह सकते हैं कि चलो नहीं मैं एफर्ट कर लेता हूँ, मैं थोड़ी सी मैं पढ़ने में मोटिवेट हूँगा, मैं ज़्यादा एफर्ट करूँगा, ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा और मैं थोड़ा सा इसको है कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की ही प्रोग्रेस इतनी पुअर है और आपको पता चल रहा है कि आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा, देन यू शुड स्विच आइदर योर डिसिप्लिन प्रोग्राम और सम अदर लाइन, ठीक है। यानी आपको अगर लग रहा है कि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड ही नहीं है आपका, तो सिर्फ एक तरह से होता है ना, बंदे दूसरों की देखा देखी वही काम शुरू कर देते हैं। यानी बाज़ दफ़ा वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने कुछ गलत किया है, सिर्फ इस सिचुएशन से वो निकलना नहीं चाह रहे, इस वजह से वो एक ही गलती को बार बार रिपीट किए जा रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग योर डिसीजन और मूविंग इन अनदर डायरेक्शन, ठीक है। तो वो कुछ एक तरह की एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट की सिचुएशन बन जाती है कि अगर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके रिजल्ट अकॉर्डिंगली टू द रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको किसी और कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ जाना चाहिए। Like if a manager thinks that his workers are not producing good results, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही और वो खुद से ये एज्यूम कर लेता है कि अच्छा मैं ट्रेनिंग इनकी करवा देता हूँ, महीना 2 महीना 3 महीना, और ट्रेनिंग के बाद मेरे रिजल्ट इंप्रूव हो जाएंगे। अब 2-3 दफ़ा ट्रेनिंग के बाद भी आपकी प्रोडक्टिविटी अगर सेम है, स्टैटिक आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब है ट्रेनिंग वो पैरामीटर नहीं है जो आपके रिजल्ट प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक्ड है। आपको फिर चेंज करना चाहिए अपने माइंड को, आपको प्रॉपर कोई काउंसलिंग करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि एक्चुअली रीज़न क्या है पूरा प्रोडक्टिविटी का। सिर्फ आपने ये सोच लिया कि नहीं ट्रेनिंग से मैं अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता हूँ और आपके रिजल्ट भी ठीक नहीं मिल रहे, लेकिन अगेन यू आर इन्वेस्टिंग कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन योर जॉब ट्रेनिंग, दैट इज़ नॉट अ राइट डिसीजन। तो अपनी गलती अगर को आप जितनी जल्दी हो सकता है उसको एक्सेप्ट करें और किसी और एक्शन की तरफ मूव करें, दैट इज एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। क्लियर है? कोई और एग्जांपल आ रही है किसी के जहन में? और मैम आजकल वो कनौली वाला आपने वाकया सुना है? नहीं, सुना दें वो आप। जिसमें वो उसको मैनेजर को वो बता रही होती हैं औरतें कि हमने पता नहीं इतने महीने इसको इंग्लिश की ट्रेनिंग करवाई है और ये इस तरह की इंग्लिश बोल रहा है। अच्छा, आपने सुना ही नहीं हुआ? फिर आपको नहीं क्या सुना हो पता? तो आप समराइज करते हैं बाकी लोगों नहीं, को मैं शेयर। समराइज नहीं कर सकता वैसे मैं। अच्छा, मतलब उन्हें मेनली समझ उसका आ ये जाए। पर्पस होगा ना कि उनको लग रहा होगा कि शायद इंग्लिश इस तरह से इस पर्टिकुलर उससे इंप्रूव हो रही है, लेकिन एक्चुअली नहीं हो रही होगी, हाँ, यही। वो कहती हैं हमारे पैसे जाया हो गए हैं। अच्छा, तो बस इतना मेन का पर्पस ये है कि आपको जब आइडिया हो रहा है ना, मेनली आप ये कह सकते हैं आपको जब शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स जो मिल रहे हैं या जो माइलस्टोन है, अगर वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं है और आप कंफर्म है कि दिस इज नॉट द राइट स्टेप, तो आपको एक दफ़ा से एक सेशन अरेंज करके एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और उसके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। अभी जो हमने एग्जांपल लिए जॉब ट्रेनिंग की, हो सकता है इसमें कुछ एम्प्लॉयर्स का इश्यू हो, अगेन वही वाली जो हमने एग्जांपल ली थी स्टूडेंट की, कि उनका एप्टीट्यूड ही ना हो, ठीक है, उनको गलत जगह पे प्लेस किया गया हो, ठीक है, फोर्सफुली कि अच्छा इस डिपार्टमेंट में हमें वर्कफोर्स चाहिए तो आप इस डिपार्टमेंट में आ जाएं, ठीक है, उनको फोर्सफुली लगा दिया जाए, या ये है कि वो उनका मोरल डाउन हो, अपनी सैलरी से सेटिस्फाई ना हो, इस वजह से वो मोटिवेटेड ना हो काम करने के लिए। तो आपको मेनली कॉज पता करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप खुद से कुछ इमेजिन कर लें और उस इमेजिनेशन को आप फिर प्रैक्टिकल अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक अभी तो हमने जो लास्ट टाइम देखा था दैट वाज अ रैशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसके अलावा एक होती है इंट्यूसिव डिसीजन मेकिंग, जो कि आप में से अक्सर लोग लेते होंगे। क्या ये होती है, बताएं पहले मुझे खुद से, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। इंट्यूसिव, इंट्यूशन से निकला है। ये हमें जो लग रहा हो, बस उसका कोई हमारे पास एविडेंस वगैरह ना हो, लेकिन एक हमें हाँ इस तरह मैम कह सकते। सिक्स सेंस से जो ठीक है, हम डिसाइड करें। सिक्स सेंस हो सकती है, गट फीलिंग हो सकती है, आपकी इनर वॉइस। ऐसे आप कहते नहीं कि बस मुझे लग रहा है आज क्विज हो जाएगा, बाज़ दफ़ा हो भी जाता है इस तरीके से, ठीक है, या आज मुझे लग रहा है आज फलाने सब्जेक्ट की क्लास नहीं होगी। मतलब अब इसमें कोई लॉजिक नहीं होती, लेकिन ये है कि आपकी या तो इनर वॉइस होती है, ठीक है, या आपकी गट फीलिंग होती है, आपकी सिक्स सेंस कह रही होती है, या हो सकता है कुछ आप अपने पुराने एक्सपीरियंस में कोई आपने इस तरह का कुछ किया हो जिसकी वजह से पास्ट एक्सपीरियंस से आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो, उसको कोई पैटर्न्स जनरेट हो रहे हैं और उससे उसकी बेसिस पे आप कह रहे हो कि अच्छा मुझे ये फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो अब क्या प्रैक्टिकली वो बेहतर है इंट्यूसिव डिसीजन मेकिंग करना? ये तो चले, मतलब क्या मैनेजर्स को इंट्यूसिव डिसीजंस करने चाहिए या प्रैक्टिकल लाइफ में किसी प्रोफेशन में? नहीं। या ये कह लें कि किस सिचुएशन में हो सकते हैं?
कभी कभार हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ठीक ही हो। कभी कभार आप और छोटा मोटा मैम जब डिसीजन कोई कर इशू सकते काफी ज्यादा बढ़ गया हो, लाइक वो नॉर्मल कोई इशू हो ना, जैसे पेंडेमिक हाँ, आया था, तो देन वो कॉम्प्लेक्स हो। इस तरह की कंडीशन में देख सकता है कि हाँ भाई मेरा दिल क्या कह रहा है। या ये कह लें कि जब आप रैशनल डिसीजन मेकिंग लेना पॉसिबल ना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। इंट्यूशन इज अ फीलिंग और अ हंच और अ गेस अबाउट समथिंग व्हेन यू डोंट हैव सॉलिड फैक्ट्स और एविडेंस टू बैक अप योर थॉट्स, दे आर जस्ट गट फीलिंग्स और इनर वॉइस। Making decisions on the basis of experiences, feelings, perception, cognition, and accumulated judgment. It is very fast and it does not involve rationalizing and conscious reasoning. ठीक है, यानी ये सारी बातें जो भी हमने कही कि आप रैशनल डिसीजन ना ले सकते हो, ठीक है, आप सिर्फ अपनी गट फीलिंग या जो भी आपकी जजमेंटल है उसकी बेस पे आप डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप देखें, अभी जो हमने लास्ट लेक्चर्स में एग्जांपल देखी थी कि आपने कोई कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स खरीदते हैं। अब आप देखें वहाँ पे आपको कोई लॉजिक नहीं बनती कि आप एक इंट्यूसिव डिसीजन लें, कि आप कह दें कि नहीं चलो मैं फलानी XYZ कंपनी के लैपटॉप परचेज करता हूँ। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि उसमें आपके पास कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे आपने डिसीजन लेना है। ठीक है, लेकिन हर दफ़ा आपके पास ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक रैशनल डिसीजन ही लेना है। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की बेसिस पे डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब जैसे आम प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखेंगे कि इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग्स कहाँ हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आप देखें, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं किसी कोई अपनी प्रॉब्लम लेके, ठीक है, और आप से वो फिर आपको कुछ सिम्टम्स देते हैं, कोई हिस्ट्री नोट करते हैं, फिर ऑल्दो क्या होता है कि वो आपको मे बी कुछ टेस्ट सजेस्ट करें कि आफ्टर दीज रिजल्ट्स वी विल डिसाइड ऑन। ठीक है, लेकिन उस क्या होता है कि उनको डॉक्टर्स को अगर वो वाकई कोई एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, तो वो अपने कुछ ना कुछ जज कर लेते हैं कि अच्छा जो ये पर्टिकुलर पेशेंट मेरे पास आया है, मे बी इसको पर्टिकुलर दैट XYZ डिजीज़ हो सकती है, लेकिन जस्ट फॉर कंफर्मेशन ये टेस्ट होना ज़रूरी है। अब वो टेस्ट ज़रूर करवाएंगे ताकि कंफर्म हो जाए, ये ना हो कि वो ऐसी अपने परसेप्शन के ऊपर ही उनको कोई गलत मेडिकेशन दे दें। लेकिन ये है कि अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे उनको कुछ ना कुछ इंट्यूशन आ जाती है कि ये पर्टिकुलर पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आया है, तो इसमें ये डिजीज़ का होना के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, सिमिलरली आप देखें ये जो फायर फाइटर्स होते हैं, जब ये जाते हैं कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग गई है, तो वहाँ पे अब क्या होता है, वहाँ कोई लॉजिकल या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करना पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, वो अपने सिर्फ एक्सपीरियंस से या अपनी ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें ये आइडिया होता है कि अच्छा वो इस वक्त इतने प्रेशर में होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा जो फ्लेम्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, उनका कलर्स क्या है, वो कितने हाई हैं, यानी कौन से वाले एरिया को मुझे जल्दी वेकेट करवाना है। अब वहाँ पे वो इतनी टेंशन की सिचुएशन होती है कि वहाँ के ऊपर आप ये कागज़ पेंसिल लेकर बैठ नहीं सकते कि रैशनल में डिसीजन मेकिंग करने जा रहा हूँ। तो यानी वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपनी फीलिंग्स या सिक्स सेंस की बेसिस, ये सारी की सारी चीज़ों को अगर आप मर्ज कर दें, तो वहाँ पे वो एक तरह का इंट्यूशन डिसीजन ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी बाज़ दफ़ा सिचुएशन आ सकती है कि आपको बहुत ही विद इन, आप समझ लें कि जब आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स डिसीजन लेना है ना, जनरली ऐसी सिचुएशन वहाँ पे आपके पास ना रैशनल डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में आप एक इंट्यूटिव डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जो स्टडीज़ हैं वो क्या शो करती हैं, स्टडीज़ इन साइकोलॉजी हैव फाइंड आउट दैट वन नीड्स एटलीस्ट 10 years ऑफ डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस to develop the gut feeling needed to make good instinctive decisions। यानी ऐसे नहीं कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप बैठे बैठे कह रहे हैं कि ये डिसीजन ले लेते हैं। आप अगर एक इफेक्टिव इंट्यूसिव डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छे एक्सपीरियंस का, अपनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो डोमेन है उसका एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अभी हमने डॉक्टर्स या इसकी फायर फाइटर्स की एग्जाम्पल ली। तो बहरहाल अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, आपने कोई लॉजिकल डिसीजन लेना है, तो देन यू विल फॉलो द प्रोसीजरल स्टेप ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम कुछ जब और डिसीजंस लेने पड़ते हैं, डिसीजन कब लेने पड़ते हैं, जब मे बी आप डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम से मैनेजर्स डील करते हैं। द प्रॉब्लम्स कैन बी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स और दे कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड। What are structured problems? These are straightforward, familiar and easily defined problems, या आप ये भी कह सकते हैं they are repetitive in nature। ये उस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी जो एक रूटीन में आपका मैनेजर जिनको फेस करता है। What are unstructured problems? These are the problems that are new or unusual and for which information is ambiguous or incomplete। यानी ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि रूटीन में आपके मैनेजर फेस नहीं करते, बल्कि वो अनयूजुअल होती हैं। आपको नहीं पता होता कि अच्छा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पहले भी मैंने डील किया था और मैंने ये स्टेप्स लिए थे, तो अब भी मैं वही स्टेप लेकर इसको सॉल्व कर सकता हूँ। यानी एक तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं होगी, उसमें एम्बिगिटी होगी, और वो एक अनयूजुअल, बिल्कुल एक नई सी प्रॉब्लम होगी।
तो कोई एग्जांपल दे सकते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम की और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स की? जी हम कोई और भी बैठा हुआ है या ये 2-3 लोग ही बैठे हुए हैं बस इधर? मैं क्विज अभी ना ले लूं 4 बजे के बजाय फिर? 4 बजे ही ठीक है मैम। मैम फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉफिट में कोई मसला आ रहा है तो वो तो फिर स्ट्रक्चर्ड वे से उसको सॉल्व करेंगे। और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम ये हो सकती है फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई है जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उसको कैसे रीच किया जाए, तो उस तरह हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब मैम यानी जो पैंडेमिक जी बताइए। इशू है अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम में ही तो आ जाता है। सॉरी मुझे जैसे आवाज नहीं आई आपकी, क्या बताया आपने? मैम जैसे कोरोना वायरस का ठीक है इशू जी जी। वो किस में आया, स्ट्रक्चर्ड में आएगा वो? अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। अनस्ट्रक्चर्ड में नहीं आना चाहिए मैम अनस्ट्रक्चर्ड ही कह रही हूँ। अच्छा ठीक है सॉरी मुझे लगा स्ट्रक्चर्ड कह रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये पहली दफ़ा एक सिचुएशन आई है, किसी को नहीं पता कि ऐसे सिचुएशन, ऑल्दो एपिडेमिक तो हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम तो आ सकती है पहले, लेकिन ये एक अनयूजुअल प्रॉब्लम है जिसमें आपको नहीं पता कि कितने अरसे तक इसने रहना है, ठीक है, और क्या क्या पॉसिबल इसके जो है वो स्टेप्स हो सकते हैं इससे डील करने के लिए, ठीक। और स्ट्रक्चर्ड की मैम लॉज के अंदर हमें इन दोनों की एग्जांपल मिल सकती है, जैसे कि कुछ चीज़ों के ऑलरेडी लॉज डिफाइंड होते हैं तो जजेस उनके अकॉर्डिंगली फैसला दे देते हैं, ठीक है, वेरी और गुड। कुछ चीज़ों के लॉज डिफाइंड नहीं होते तो फिर वो जो है ना उनको किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके प्रीसेट सेट करते हैं, जैसे प्रीसेट सेट करना कहते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसके प्रीसेट सेट करके जो है ना, क्योंकि उसका एग्जैक्टली लॉ नहीं बना होता तो वो एक प्रीसेट सेट करके उसका देते हैं फैसला। और फिर उसका ये फायदा हुआ कि वो वाला फिर यानी वो पहले जो एक चीज़ अनस्ट्रक्चर थी फिर वो स्ट्रक्चर की कैटेगरी में चली जाती है, ताकि दोबारा जब वो चीज़ रिपीट हो तो अब उसका सोल्यूशन आपके पास मौजूद हो, ठीक है, गुड। अच्छा अब इसको हम अभी डिटेल से देखते हैं आगे। अब जो भी आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, उससे रिलेटेड जब आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, दैट आर कॉल्ड प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन क्या होते हैं? दे आर अ रेपिटेटिव डिसीजन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय रूटीन अप्रोच, routine virtually automatic decision making that follows established rules or guidelines. Managers have made the same decision many times before. There are rules or guidelines to follow based on experience with past decision. यानी अगर कोई एक structured problem आई है, उससे डील करने के लिए अगर कोई मैनेजर या इवन कोई एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कोई डिसीजन लेता है, दैट विल बी कॉल्ड अ प्रोग्राम डिसीजन, ठीक। और इसी तरीके से नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या होंगे? दे आर यूनिक एंड नॉन रिकरिंग डिसीजंस that require a custom made solution, that means fit to the need of a particular person। यानी कस्टम मेड का क्या मतलब है कि वो उसी वक्त कुछ ना कुछ डिसाइड करके कोई सोल्यूशन लिया जाता है, वो पहले से रेडीमेड सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं है। नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग दैट occurs in response to unusual unpredictable opportunities and threats. There are no rules to follow since the decision is new, so decisions are made based on information and a manager's intuition and judgment. सो इस बेस पे भी जनरली नॉन प्रोग्राम डिसीजन लिए जाते हैं। सो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए मोस्टली हम नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेते हैं। अब थोड़ा सा इसी को हम मज़ीद डिटेल से देखते हैं कि अगर आप प्रोग्राम डिसीजन की बात कर रहे हैं तो उसमें फर्दर 3 तरह की चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है। वन इज़ कॉल्ड अ प्रोसीजर, और सेकेंड वन इज़ द रूल, एंड द थर्ड इज़ पॉलिसी। अब प्रोसीजर क्या है? Procedure is a set of or series of interrelated steps that a manager can use to apply a policy in response to a structured problem। यानी एक प्रोसीजर है, जैसे SOP कहते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो वो हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम डिसीजन में। इसके अलावा रूल भी प्रोग्राम डिसीजन के अंदर कवर होता है। रूल इज एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट लिमिट्स व्हाट अ मैनेजर और एम्प्लॉय कैन और कैन नॉट डू, ठीक। थर्ड चीज़ जो है वो आती है पॉलिसी। पॉलिसी इज़ अ जनरल गाइडलाइन फॉर मेकिंग अ डिसीजन अबाउट अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। यानी ये गाइडलाइन है, ये प्रोसीजर नहीं है कि आपने 1 बाय 1 स्टेप में इसको परफॉर्म करना है, अपने रिजल्ट को अप्रोच करना है। ये सिंपल गाइडलाइन है, डिपेंडिंग अपॉन योर परसेप्शन आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब कोई एग्जांपल दें मुझे प्रोसीजर की। आपने बहुत से प्रोसीजर्स फॉलो किए होंगे।
मैम एडमिशन वगैरह का मतलब कि पहले आपने अप्लाई करना है, फिर टेस्ट के रिजल्ट्स अप्लाई करने हैं, फिर इस तरह मतलब उसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखी होगी कि आईएसटी की एडवर्टाइजमेंट या किसी से सुना होगा, तो उसका प्रोसीजर है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मे बी आप का अभी यहाँ पे तो शायद टेस्ट उस तरह से कंडक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर आप किसी और जगह अप्लाई करें तो हो सकता है आपका पहला स्टेप का हो फिर, ठीक है। बल्कि स्टेप से भी पहले आपकी ये स्क्रूटनी होगी कि अच्छा मिनिमम जो भी आपका रिक्वायरमेंट है फॉर एप्लीकेशन फॉर सबमिशन वो फुलफिल हो रही है या नहीं, यानी आप क्राइटेरिया पे पूरे हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तो हो सकता है आपको अगले स्टेप्स में भेजा ही ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसका आपका टेस्ट होगा, टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में भी इंटरव्यू का हो, क्योंकि स्टार्ट में इंटरव्यूज भी हुआ करते थे। फिर उसके बाद प्रॉपर लिस्ट बनती है और उसके बाद फिर इसे यही प्रोसीजर सेम फॉलो होता है ऑलमोस्ट इंडक्शन के लिए। यानी अगर आपने कोई हायरिंग करनी है किसी एम्प्लॉय की, तो पहले आप अपनी पोस्ट को एडवर्टाइज करेंगे, उसके रिस्पॉन्स में आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस आएंगी, आप अपना क्राइटेरिया चेक करेंगे कि अच्छा मे बी आपकी रिक्वायरमेंट हो कि 3.2 GPA से बिलो आपने नहीं लेना, तो आप फिर उसमें शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि 3.2 GPA वाले को आप ऊपर लेकर आएँ। फिर हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट हो कि कुछ एक्सपीरियंस भी हो 5 ईयर्स का। अगर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप फर्दर शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि मे बी किसी कोई ऐसे एप्लीकेंट्स हो जिनका एक्सपीरियंस ही ना हो, फिर आप उनको भी लिस्ट में से निकाल देंगे। फिर आपको टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, फिर इंटरव्यू होगा, फिर जब आपकी हायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब कैंडिडेट आपका पार्ट बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, फिर उसकी ओरिएंटेशन होगी, उसको रूल्स वगैरह समझाए देंगे। यानी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। इसी तरीके से जैसे एडमिशन प्रोसीजर है, हायरिंग का प्रोसीजर हो सकता है, आप प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। कि अगर आपने कोई इक्विपमेंट परचेज करके लाना है अपनी कंपनी में तो उसके क्या स्टेप्स हैं। पहले आप क्या करते हैं कि आप पहले एडवर्टाइज करेंगे, टेंडर होगा, फिर आपको कोटेशंस मिलेंगी, उन कोटेशंस में स्क्रूटनी होगी, टेक्निकल स्क्रूटनी होगी वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ का आपको प्रोसीजर होता है, मीन्स सिंपल अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट नीड टू बी परफॉर्म टू कंप्लीट अ प्रोसेस, एनी प्रोसेस, ठीक है। यानी आप अब इसमें ये उसी स्टेप्स, फॉर एग्जांपल 10 स्टेप्स हैं किसी प्रोसीजर के, तो वो 10 के 10 कंप्लीट होंगे तो आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। आप बीच में से कोई स्किप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि लास्ट वाला स्टेप पहले कर लें, ठीक है। यानी ये सिंपल प्रोसीजर्स हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिनको फॉलो करके कोई भी जो है वो एक्टिविटी है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। रूल क्या होता है, वो प्रोसीजर किस तरह डिफरेंट होगा? मतलब आप ये वाली डिग्री जो है वो आप दे सकते हैं मतलब एज एप्लीकेशन में, और ये आप नहीं दे सकते, ठीक है। हो सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, नो अदर जैसे इंजीनियर्स आपने अभी बताया कि 3.2 GPA, तो ये भी तो एक रूल है ना ठीक कि है। हाँ यानी इससे ज्यादा SEP वाला के अंदर, यानी ये एक प्रोसीजर के अंदर एक रूल ऐड हुआ हुआ है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो रूल क्या है? इट इज एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, यानी ये रूल में जनरली बहुत सारे प्रोसीजर्स नहीं होंगे, यानी वो कोई आपस में लिंक स्टेप नहीं होंगे। अभी आप देखें जो हमने प्रोसीजर की एग्जांपल ली ना, इंडक्शन, हायरिंग, एडमिशन या प्रोक्योरमेंट, वो सारे स्टेप्स आपस में भी हो सकता है। इट कैन बी अ सिंगल स्टेटमेंट दैट लिमिट्स व्हाट टू डू और व्हाट टू डू नॉट टू डू, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह लिखा होगा कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर एरिया, इट इज अ रूल, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रूल होता है कि यू हैव टू रीच एट द ऑर्गेनाइजेशन एट शार्प 8 o'clock, आफ्टर दैट मे बी आपकी हाफ लीव डिडक्ट हो जाए, तो इट इज अ रूल, ठीक है। यानी सिंपल स्टेटमेंट एक होती है कि क्या आप कर सकते हैं, क्या अलाउ है, क्या नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ रूल, ठीक है। मे बी आपके आफ्टर 8:30 आपकी अटेंडेंस ना लगे, ठीक है। या जैसे क्लास में टीचर्स अपने रूल बना देते हैं कि 5 मिनट्स के बाद नो अटेंडेंस, ये रूल, ठीक है, आपकी एब्सेंट मार्क होगी। तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट होती है, एक्सप्लिसिट, यानी बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट, उसमें कोई एम्बिगिटी नहीं है कि ये नहीं है कि अच्छा नहीं इस तरह भी कर सकते हैं, इसके मल्टीपल ऑप्शंस हो, वो वाली चीज़ ना हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट वन है दैट इज पॉलिसी। पॉलिसी इज अ सिंपल जनरल गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डिसीजन, ठीक है। यानी ये प्रोसीजर से किस तरह डिफरेंट होगा, फिर कोई बताएंगे पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है? हम अक्सर ना इन दोनों चीज़ों को मिक्स भी कर देते हैं। है किसी के जहन में कुछ? मतलब ये मैनेजर्स के लिए है ना कि ऐसी चीज उनके सामने आती है तो वो क्या डिसीजन उन्हें लेना चाहिए, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जैसे आईएसटी में है कि अगर इतनी दफ़ा आपका जीपीए कम आता है 2 से तो आप ड्रॉप आउट हैं, या उस तरह के, वैसे वो तो उनकी पॉलिसी है ये ना। ना, अच्छा इसमें ना थोड़ी सी ये है कि आप जो बात करें ना पॉलिसी, एक्चुअली जो पॉलिसी की एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये कि वो परसेप्शन पर डिपेंड करती है। जो आपने एग्जांपल दी, हम ऑल्दो उसके लिए वर्ड ज़रूर यूज़ करते हैं कि पॉलिसी है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई एम्बिगिटी तो नहीं है ना। अगर फॉर एग्जांपल इतना जीपीए नहीं होगा तो
आप इसको दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी ड्रॉप्ड आउट। ऐसा तो नहीं कि हम कोई कंपैशनेट बेसिस पे उसको रख लेंगे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना, या हुआ है? मेरे सामने तो तो फिर नहीं ये हुआ। रूल हुआ, तो फिर तो फिर हाँ, ये फिर रूल इसका हुआ। मतलब है कि ये पॉलिसी में नहीं आएगा। ठीक है, पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जिसको ना यूजर अपनी परसेप्शन के मुताबिक जज करे। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की है, द कस्टमर ऑलवेज कम्स फर्स्ट एंड दे शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। अब इसमें जो ये वर्ड है ना सेटिस्फाइड, ये एक ना ये कंपनी की एक पॉलिसी स्टेटमेंट बन गई है। ठीक है, अभी जो सेटिस्फाइड है आप देखें इसमें एम्बिगिटी है। अब जो भी आपका पर्सन है या जो भी एम्प्लॉय है वो अपने तरीके से इसको परसीव करेगा ना कि मैं कैसे सेटिस्फाई करूं कस्टमर को। फॉर एग्जांपल एक कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, उसके पास कस्टमर आते हैं, तो अब उसके वो ये भी सोच सकता है कि अच्छा कि कस्टमर को मैंने सेटिस्फाई इस तरह से करना है कि उससे मैंने फ़ौरन उसको वेलकम करना है, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, अपनी प्रोडक्ट दिखानी है। या ये कोई हो सकता है कोई ये भी परसीव करे कि नहीं, जब कस्टमर आ रहा है तो पहले मैं उसको हर वर्कर है वो अपने तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह की पॉलिसी की स्टेटमेंट है, एक्चुअल स्टेटमेंट। सिमिलरली एक और एग्जांपल हो सकती है कि एम्प्लॉयज सैलरीज शुड बी कॉम्पिटिटिव विद इन द कम्युनिटी स्टैंडर्ड। यानी जो भी कम्युनिटी है उसके अंदर आप अपने वर्कर्स को एक कॉम्पिटिटिव सैलरी ऑफर कर रहे हैं। अब कॉम्पिटिटिव जो है वो कोई आपको ये नहीं बता रहा कि 50,000 कर रहे हैं, लाख कर रहे हैं, 2 लाख कर रहे हैं, लेकिन यानी इसमें आपने अपनी परसेप्शन देखनी है। इसमें आपके फिर वो भी आ जाएंगे कि क्या पर्क्स और प्रिविलेजेस आप अपने वर्कर्स को दे रहे हैं। यानी आपने यानी ये भी एक तरह की पॉलिसी स्टेटमेंट बन जाएगी कि बस जो भी बाकी जगहों पर जितनी आपको सैलरीज मिल रही है उस पर्टिकुलर पोस्ट पे, तो आप उससे कैसे उसके इक्वलेंट, ऐसा तो नहीं कि उससे बिल्कुल कम कर रहे हैं या उससे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वे में उसको कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये वर्ड कॉम्पिटिटिव भी एक तरह की एम्बिगिटी को फ्रॉम विद इन वेयर एवर पॉसिबल, यानी कहाँ पॉसिबल है। या आप ये भी ले सकते हैं कि वेयर हाउस इन्वेंट्री विल बी काउंटेड ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। अब फ्रीक्वेंट बेसिस क्या, आप अपनी इन्वेंट्री को काउंट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट का क्या मतलब हुआ, कितनी बेसिस पे, डेली कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंटली का वर्ड भी एक एम्बिगिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी इस तरह की स्टेटमेंट होती है ना जिसमें कोई चीज़ क्लियर ना हो, जिसमें यूज़र की परसेप्शन पे छोड़ दिया जाए कि यूज़र क्या परसीव कर रहा है इस वर्ड से, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिसी। सो एक जनरल गाइडलाइन है ताकि यूज़र एक अच्छा सा इफेक्टिव किस्म का डिसीजन ले सके। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है? फिर क्लास का टाइम हो रहा होगा आपके, नेक्स्ट हम बाकी कल देखेंगे। कोई कुछ पूछना है किसी ने तो बताइए। मैम रिसर्च पेपर या जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उससे बहुत कंफ्यूजन है, उसकी अभी भी हाँ, आ जा रही थी ना फिर। अब डेडलाइन जो आ गई अब तो कंफ्यूजन जरूर होंगे नहीं ना। मैम, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, 3-4 दिन पहले भी मैंने आपको यही बात कही थी, काफ़ी कंफ्यूजन है उसमें। अभी मुझे एक बच्चा कह रहा था कि पब्लिश भी करना है, उसके नंबर भी हैं। नहीं, मैंने कहा है कि अगर जितना जितना पब्लिकेशन के क्लोज होंगे उसके हिसाब से आपको ग्रेड किया जाएगा। अगर पब्लिकेशन नहीं हुई लेकिन आपने, ऐसा तो नहीं कि आपको आपके काम के नंबर नहीं मिलेंगे जो भी आपने काम किया अच्छा, हुआ। लेकिन मैम मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि हमें तो अभी हमें मैनेजमेंट से रिलेटेड, मतलब कम से कम मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं तो इस बारे में सोच रहा हूँ, मैं तो फारिग हूँ इस सब्जेक्ट में, लेकिन ये अच्छा, एक क्या चीज़ ये कि किसी की क्लास है अभी नेक्स्ट होनी है? हमारी तो यस फिलहाल मैम। नहीं यस मैम। है? ए अच्छा सेक्शन की है। अच्छा चलें फिर कल, या जिसकी है वो मैंने अटेंडेंस लिए वो चले जाएं, बाकी लोगों को फिर मैं कल बता दूंगी। अगर कुछ लोग अभी पूछना चाह रहे हैं तो मैं भी बता देती हूँ। मैंने अटेंडेंस ले ली है, आप लोग चले जाएं जिनकी क्लास है, उनको मैं उनके लिए कल मैं मैम रिपीट कर। डेट एक्सटेंड कर दें फिर 2 दिन। मैम सबमिट कैसे करना है? सॉरी मुझे आवाज नहीं आई। मैम बच्चे मैम कह मैं रहे हैं पूछ रही डेट एक्सटेंड कर दें। अब आए ना मतलब के ऊपर अपने हैं। नहीं मतलब नहीं है मैम, ये अगर आप आज का बोलेंगे फिर भी ठीक है, अच्छा ठीक है, सही है। लेकिन बहुत मसला आ रहा है। लेकिन ये कि आप देखें ना, अब ये भी तो मैं 2 हफ्ते तो हो गए हैं, मुझसे जो लोग इंडिविजुअली कांटेक्ट कर रहे हैं मैं उन्हें गाइड कर रही हूँ। मैम ऐसा तो कि अब मैंने किसी मैं को मना। आपको क्या बताऊं कि हर कोई इंडिविजुअली कांटेक्ट नहीं ना कर सकता, हम क्लास में थोड़ी हैं, वो एक होता है ना, कोई 1 बात नहीं, साल मुझे हो गया लेकिन मतलब फिर भी। व्हाट्सएप पे या इसके ऊपर ही आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैंने फ़ोन पे बहुत लोगों को गाइड किया है तो ऐसा कोई मसला नहीं है अगर आप लोगों को कोई इशू आ रहा है तो। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो हम कल क्लास में डिस्कस कर लेते हैं फिर इसको, ताकि सब लोग मैम इकट्ठे हो जाएं। वैसे तो मैंने अभी 2-3 दफ़ा हमारे रिपीट किया है। बी सेक्शन की तो क्लास नहीं है ना, आप हमारे साथ कर अच्छा लें, ठीक है, तो दूसरे सेक्शन के ठीक है, साथ आप बाद में कर लेना। ठीक है, सही है। मैं आप लोग बताएं क्या करें। ठीक है, क्लास सेक्शन ए आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं, मैंने अटेंडेंस ले ली है।
जी अब आप लोग बेशक इंडिविजुअली अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो मुझे बता दें। आप बताएं असद, आपको क्या मसला आ रहा है? मैम मैंने ना ग्रुप बना लिया है, अभी टाइम तो काफ़ी हो गया, लेकिन मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि मैं किस किस्म के मतलब टॉपिक पे करूं, अच्छा। और कंपनी तक तो मेरी रीच नहीं है, ना ही मेरे किसी ग्रुप में ऐड किया है, तो मैं इसको आईएसटी के अंदर रह के ही कर सकता हूँ। लेकिन फिर कर उसमें लें। भी मैं जो सोच रहा था कि आप जो क्वालिटेटिव कह रही थी कि बच्चों का तो नहीं, खैर आपने बोला था मैनेजर्स का इस तरह बोला था कि आप वो लें, इंटरव्यूज लें और उस तरह करें, तो मैं उसमें स्टूडेंट्स का कुछ कर सकता हूँ कि स्टूडेंट्स बिल्कुल कर 10 सकते कोई हैं। देखिए स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि ये टोटली ओपन है, ये पूरा आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप इवन कुछ ऐसी रिसर्च भी कर सकते हैं कि जो नॉर्मल पब्लिक से हो रही हो, वो कोई कंपनी ना हो। नॉर्मल पब्लिक में कोई कंपनी तो नहीं आएगी ना। आप नॉर्मल परसेप्शन किसी टॉपिक को टारगेट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, मैंने इवन आपकी हेल्प के लिए एक पेपर भी अपलोड किया था कि आप उसको पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई ठीक है। नॉर्मल टॉपिक ले लें। आप स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया था, जैसे कोई ऑनलाइन एजुकेशन तो इतने लोगों ने हर तरफ हुई है ना, आप किसी एक यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को, स्कूल को टारगेट ना करें। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में बहुत सारे स्टूडेंट्स छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, या आप स्कूल टीचर्स को जो इश्यूज आए हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, आप उस टॉपिक को टारगेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल ब्रॉड रह सकते हैं। तो आप पूरे इस्लामाबाद, पिंडी या इवन अगर पाकिस्तान से बाहर तो ना ही जाएं, लेकिन ये कि इस्लामाबाद से बाहर अगर आप कहीं रह रहे हैं तो डिफरेंट सिटीज में ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर्स के जो इश्यूज आए हैं आप उसको टारगेट कर सकते हैं। उस पर आप बहुत अच्छी रिसर्च हो सकती है इस वक्त करंट सिचुएशन को देखते हुए। तो मैम अगर मैं क्वालिटेटिव कर रहा हूँ तो तकरीबन 10 स्टूडेंट्स या 12-13 स्टूडेंट्स ये काफ़ी होंगे? देखिए फिर वो डिपेंड करेगा कि आप स्कूल वाइज ले रहे हैं या फिर आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आप मैं सारा सिर्फ सब्जेक्ट अपनी क्या है। आईएसटी को टारगेट कर रहा हूँ और उसके भी एक उसको कर रहा हूँ, एस्पेक्ट को कर रहा हूँ, मतलब वो मैं आपको बता दूंगा ना जब टॉपिक जो मेरे जहन में है फिलहाल। मैं छोटा सा है, मतलब एक छोटी सी मैनेजिंग वो चीज़ है आईएसटी की, उस पे मैं करना ठीक चाह है, रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप ना ये देखें कि अगर आप ऐसा टॉपिक ले रहे हैं ना जिसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अब स्टूडेंट तो मिलियंस में आप डाटा ले सकते हैं। ये तो नहीं चीजें लिखनी है कि हाँ मैम आप आईएसटी के तो 1000 भी नहीं है नहीं स्टूडेंट, तो नहीं, उसमें लेकिन से अगर इसका मतलब है फिर आप ये बताएं ना, फिर आप सिर्फ एक इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हैं, हाँ फिर आप मैं ये फिर कह उसके रहा हूँ अंदर ना। फर्दर जाएं, फिर आप कहें कि अच्छा उस इंस्टीट्यूट में भी मैं एक डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहा हूँ। तो हाँ जब आप बिल्कुल अपने ऐसा ही। नैरो डाउन करते जाएंगे ना अपने टॉपिक को, जितना नैरो करेंगे आपका सैंपल साइज जो है वो कम होता जाएगा। ठीक तो है। वो तो आप चूंकि कह रहे थे ना कि मैं किसी एक को नहीं ले सकता, तो फिर इसके मैंने एग्जांपल दी थी कि आप जनरल ले लें, ओवरऑल परसेप्शन ले लें किसी की भी, टीचर्स के इश्यूज देख लें, स्टूडेंट्स के इश्यूज देख लें, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज देख लें, इंटरनेट के इश्यूज को देख लें, तब वो ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप स्टार्ट तो करें ना। मसले तब आते हैं ओके। जब बंदा स्टार्ट ही नहीं करता, बस परेशान होता रहता है बैठ के। और आप एक स्टार्ट करें, मैम हर एक और स्टेप के ऊपर चीज़ है बताएं क्या इशू है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जी कि मैं इसमें स्टूडेंट्स की परसेप्शन तो ले रहा हूँ, तो मैं क्या उसकी जो मैनेजिंग हो रही है जिस प्रॉब्लम पे मैं कर रहा हूँ उसमें से भी मैं किसी का उनका भी पर्सपेक्टिव लूंगा हाँ, जो, लेंगे तो अच्छी बात है ना, ताकि एक तरह का काउंटर चेक हो जाए। और इसका क्वेश्चनेयर जो होगा वो मुझे कहीं से मतलब मैं ले सकता हूँ या हाँ खुद ले से ही सकते हैं, बनाना लेकिन अभी पड़ेगा? आपने खुद ही तो मुझे कहा था कि मैं क्वालिटेटिव करना चाह रहा हूँ। क्वालिटेटिव में तो क्वेश्चन नहीं होगा ना। उसमें फिर क्या होगा? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में तो सिर्फ इंटरव्यूज होते हैं। अब देखे ना, आपने तो ठीक है। एग्जांपल लेक्चर भी नहीं सही से नहीं सुना असद। नहीं नहीं मैंने सुना हुआ था, मैंने इंटरव्यूज तो सुने हुए हैं, इंटरव्यूज का तो पता है, लेकिन इंटरव्यू में भी तो मैंने कुछ पूछना ही है ना उनसे तो वो किसी क्वालिटेटिव प्रॉब्लम के होता है बारे में। ना, यानी आपने अपने जहन में कुछ क्वेश्चन रखे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि आपको फिक्स क्वेश्चन करें। फिर आपके ठीक है। जहन में सिर्फ एक टॉपिक होता है कि मसले पूछने हैं। फिर जो आपका रिस्पोंडेंट होता है ना, यानी जो आपको जवाब जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वो खुद से आपको चीजें बताता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ठीक लाइन है। बोली है, वो उसके जवाब में आधा घंटा आप बोलता ही रहे, मतलब वो सही है आपने तो नहीं सही उससे है। पूछना, लेकिन वो लिंक्ड चीजें होती हैं और वो आपको फिर डिटेल से खुद बताता जाएगा। तो तो इसलिए मैं क्वालिटेटिव में कम होते हैं ठीक कैंडिडेट्स, है। क्वांटिटेटिव। अब अगर आपने पूरे स्टूडेंट्स से डाटा लेना है तो आप तो फिर 100-200 से भी तो ले ही सकते हैं ना। तो फिर उस केस में तो हम्म आप क्वालिटेटिव ना करें तो बेहतर है। हम्म। तो ठीक मैम है। आप एक क्वालिटेटिव का भी एग्जांपल दे देंगी, जैसे आपने पहले जो दिया था वो तो क्वांटिटेटिव था ना जो ऑनलाइन हम्म एजुकेशन वाला, तो हम्म एक हम्म, हम्म। क्वालिटेटिव की भी भेज देंगी ये अच्छा पूरी चलो मैं रिसर्च भेज पेपर? दूंगी। ठीक है, ओके भेज थैंक यू दूंगी। सो मच। जी, और और किसी डेट को कब तक है? डेट में बता दूंगी। अभी आप ओके काम तो शुरू करें। ओके मैम। मैम वो पूछ रहा था कि जो सबमिशन प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने लिख लिया प्रपोजल तो वो आपको सबमिट कैसे करेगा? ईमेल वो कर दें मैंने आपको? ना एक वो मैंने एक वो बनाया था, MS फॉर्म बनाया था
मैंने उसका लिंक अभी शेयर नहीं किया था क्योंकि आप लोगों का मुझे आइडिया था कि शायद आप लोगों ने नहीं अभी ये काम किया। वो मैं लिंक शेयर कर दूंगी एक आध दिन में, आज या कल कर दूंगी। उसी पे आपने ना एंटर करना होगा अपना डाटा, ग्रुप का नंबर, टारगेटेड एरिया और अपना ब्रीफ सा एक पैराग्राफ कि आप क्या करने जाएंगे। मैम एक चीज बता दीजिएगा, हमारा टॉपिक था एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड एम्पावरमेंट ऑफ फ्री विल। हम इसको क्वांटिटेटिव लेके चल रहे थे, तो हम इस पर इसके लिए फॉर्म भी बनाएंगे और फॉर्म का क्वेश्चन हम नेट से जेनेरिक उठा लेंगे, खुद से बनाएं। बिल्कुल नहीं, खुद से नहीं बनाना। देखिए मैंने आपको यही तो कहा है कि खुद से बनाना तो इस स्टेज के ऊपर बहुत टाइम लग जाएगा ना। बना सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको काम बहुत करना पड़ेगा। लेकिन और मैं जानती हूँ ना, मैं चाहूंगी कि आप इतना काम करें, ठीक है। तो इसलिए आप हाँ, वो रेडीमेड आपके पास अवेलेबल होते हैं ना। जैसे मैंने जो आपको सैंपल पेपर दिया था, देखिए उसके एंड पे लगा हुआ था। सिर्फ आपको थोड़ी सी ना जरा थॉरली बैठ के सर्च करनी है 1-2 घंटे लगाकर। अब बिल्कुल आपको फौरन 10 मिनट लगाएंगे तो आपको नहीं अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। आप थोड़ी सी टाइम लगाएं और फिर ये देखिए कि कौन सा आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहा है, फिर आप उसको चूज करें, ठीक है। इसको कॉन्फ्रेंस के साथ हम लिंक कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हमने एक कंपाइल डॉक्यूमेंट बना लिया, हमने उसको एक कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेजेंट करना है, उसके प्लस मार्क्स हैं। अगर ना कर सके तो उसकी डिडक्शन है। देखिए आपने भेजना तो है ना, मैंने इसको आप यूँ समझ लें कि ये रिलेटिवली मार्क होगा, ये वाला जो पोर्शन है ना आपके प्रोजेक्ट का, कि जो जितना आगे की मैक्सिमम स्टेज तक जाएगा उसको उसका उतना एडवांटेज होगा। अभी मैं इस तरह से आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैंने खुद भी इवन नहीं डिस्ट्रीब्यूशन की कि अच्छा मैं कह दूँ नहीं 5% जो है ना वो पेपर की कॉन्फ्रेंस में सबमिशन के थे तो ये तो आपके 0 हो गए, ठीक है। इस तरह नहीं मैंने कहा, रिलेटिवली ग्रेड होगा आपका प्रोजेक्ट। अब जितना आगे जाते जाएंगे आपको उतना एज मिलता जाएगा। ब्रेकडाउन अभी मैंने खुद भी नहीं किया, लेकिन मैंने ये जरूर सोचा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट की जो मार्किंग है ना वो रिलेटिव होगी, यानी डिपेंड करेगा कि किसी और ने कितना काम किया है। मैम चलें, सही है मैम, वो लिंक शेयर कर दीजिएगा आप। मैम क्वेश्चन पूछूं? जी पूछिए। मैम जैसे हम कोई एक टॉपिक कर रहे हैं तो उसका कोई एक हमें स्टैंडर्ड क्वेश्चनर नहीं मिलता, हमें जो टॉपिक करना है वो 2-3 क्वेश्चनर्स के अंदर वो क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम 2-3 क्वेश्चनर्स के अंदर से अपनी पसंद के क्वेश्चंस को उठाएं और उनका एक अपना क्वेश्चनर बना लें। असल में ना ये चीज वैसे अलाउ नहीं होती इस तरह से ना प्रोफेशनलिज्म में। जो क्वेश्चनर है ना तो वो फॉरेन कंट्रीज के होते हैं, पाकिस्तान की तो फॉरेन कंट्रीज की मैम हालत में तो काफ़ी डिफरेंस है। अब यूके का क्वेश्चन पेपर हो, पाकिस्तान का हो, मैम ज़मीन आसमान का फर्क है उनकी चीज़ों के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। तो कुछ क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते, तो हम उनको फिर कैसे करें या उनको कैसे मिस करें? ये कर लें कि आप अपनी ना रिसर्च में मेंशन ज़रूर कर दें, ठीक है, कि आपने इट इज़ हाँ कि आपने ये यूज़ किए, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्वेश्चंस ऐड किए। आप ये मेंशन नहीं करेंगे ना तो फिर मसला बन सकता है, ठीक है, क्योंकि फिर आपको ना अलग से टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो कम से कम मेंशन ज़रूर कर दें। चूँकि आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट हैं इसलिए मैं मतलब आपको इस पे अलाउ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप MS या PhD लेवल की बात करते हैं तो ये चीज़ अलाउ नहीं होती रिसर्च में, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने सिर्फ आपको एक तरह की प्रैक्टिस करानी है, मैंने आपको इवन पेपर आपका सेट भी नहीं होता तो कोई ऐसी बात नहीं है, कम से कम एक दफ़ा ना आप गो थ्रू हो जाए सारे प्रोसेस से, तो इसलिए मैं आपको इस मैम हम सब जो है मैम अब देखें ना मैम कंट्री वाइज अगर देखें तो वो भी काफ़ी डिफरेंस है। कुछ लोग इस्लामाबाद के हैं, वहाँ पे मैम काफ़ी मैनेजमेंट अच्छी है। कुछ अगर हम अपने सिटीज़ का लगा लें, अब सब सिटीज़ एक जैसे तो नहीं है कि जहाँ पे एक जैसी फैसिलिटीज़ या मैनेजमेंट उनकी एक जैसी चल रही हो। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि हम कुछ क्वेश्चन है जो नहीं एप्लीकेबल होते हमारे एरिया में, तो हम फिर उनको कैसे कर सकें? बस ठीक है, तो फिर आप ये कर लें, या तो आप ये कर लें कि फिर आप ना उस एरिया के मुताबिक, फिर अगर आप किसी एक एरिया को टारगेट कर रहे हैं ना तो फिर आप उस जो आपको लग रहा है कि एप्लीकेबल नहीं है उसको बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दें। मैम फिर वो क्वेश्चन पीछे बचता ही नहीं है ना, तो वो 8, 9, 10 क्वेश्चन बचते हैं, तो उस पर हम कैसे करें? 20 एक क्वेश्चन तो हों, 20-25 मेरे ख्याल में तो मैं चाहूँगी 15 से ऊपर आप ना ही जाएं, क्योंकि फिर बताऊँ क्या, जितना आप मतलब कोशिश करें कि 5-7 मिनट से ज़्यादा उसको फिल करने में ना लगे, वरना आपको ना जो फिल कर रहा होता है ना बंदा वो बहुत तंग आ जाता है और फिर वो ना बस बिला वजह सोचे समझे टिक टिक करना शुरू कर देता है। जैसे आप लोग नहीं फीडबैक फिल करते, बिल्कुल अपने आप ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करके देखें ना कि आपके पास टाइम नहीं होता और आप कहते हैं कि क्या फजूल की चीज़ है, मतलब ऐसे हमसे पूछें, फ़ायदा इसका कोई होना नहीं है, तो वो फिर बगैर इंटरेस्ट लिए ना वो कोई यूँ समझ लें कि ऑनेस्ट आपको ना अपनी राय शेयर नहीं करेंगे, ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं देंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्लीज़ ऐड ना करें। मेरे ख्याल में 15 से ऊपर तो ना ही जाएँ तो बेहतर है, और बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी, ये नहीं कि क्वेश्चन समझने में ही मसला हो रहा है।
बहुत मुश्किल वर्ड्स ना हो उसके अंदर। मैम वो सारा क्वेश्चन किसी एक बंदे से फिल नहीं करवाना ना, वो डिफरेंट तरह के लोगों से करवाना है। मतलब एक कंपनी का तो अलग मैनेजर अलग बनेगा ना, फिर आपका एक क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, फिर तो आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। कस्टमर के लिए अलग होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग होंगे, स्टाफ के लिए अलग होंगे। अगर आप, मुझे नहीं पता ना आपकी क्या प्रॉब्लम है, इसलिए आप बेशक अलग से मुझसे डिस्कस कर लेगा किसी टाइम अगर आपको इस सेंस में डिस्कस करना है। लेकिन ठीक है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना तो आप फिर अलग अलग क्वेश्चनर बनाएं हर पर्टिकुलर उसको टारगेट करने के लिए रिस्पोंडेंट को। मैम कहाँ पर आपसे कांटेक्ट करें हम, टीम्स पे या व्हाट्सएप हाँ, पे? टीम्स पे आपने या तो अगर कोई बना लिया ना तो मुझसे टीम्स पे शेयर कर लें, ठीक है, मैं उसको देख लूंगी। ठीक हो गया मैम, थैंक यू जी। और नेक्स्ट किसी का प्लीज क्वेश्चन है तो मैम आप बताइए। टीम पे काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें, आपको मैसेज किया हुआ है हमारे ग्रुप ने ऑलरेडी। तो मैम उसमें ये है कि जो जो टीम हमने सेलेक्ट की है ना, तो मैम उनको ना पहले क्वेश्चनेयर चाहिए हमसे, यानी कि वो कह रहे थे कि पहले हम क्वेश्चनेयर देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आप पब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैम आप यानी कि रिस्पॉन्ड करके बता देंगी, यानी कि हमारा टॉपिक आपने वगैरह क्लियर हो जाएगा। मेरे टीम्स पे यस मैम, मुझसे शेयर किया, ठीक है, मैं ग्रुप मेंबर ने किया हुआ है मैम मैसेज, आपको रुबाब ने किया हुआ है मैम मैसेज। ठीक है, मैं देख लूंगी, मैंने अभी नहीं चेक नहीं किए थे आप, मैं देख मैम मेरा भी हुमाम से रिलेटेड ही था मैम। मेरा भी यही था कि जैसा जॉब सेटिस्फेक्शन का करना था, तो वो डाटा तो मिल रहा था मैनेजर से, वो अब्बू हैं मेरे फौजी फाउंडेशन में, वहां से मिल रहा था। पर क्योंकि उन्होंने काफी पे ऑफ भी किया है बंदों को और सैलरी भी कट किया, अब जो आएगा उसका रिस्पांस तो वो तकरीबन नेगेटिव ही आएगा एक तरह का, क्योंकि हम कर देंगे बंदों की जो जो रिस्पॉन्ड तो ये तो अच्छी बात है ना, आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी। मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्ड आना कोई बुरी बात थोड़ी है। मतलब ये तो सिर्फ आप रिसर्च है ना, आप सिर्फ फाइंड ही तो कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि आपको रिजल्ट हमेशा अच्छे ही आने चाहिए या पॉजिटिव आने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है ना फौजी फाउंडेशन, तो वो ना तो वो रिस्क लेते हैं कि मतलब मैं ना कोई इतना कोई एस्टेब्लिश हो, कोई सर्वे करने वाला तो लेंगे, मैं जाके कोई नेगेटिव उनका कर दूं तो वो पब्लिश भी नहीं करते। अच्छा, पता है इसका ना एक और तरीका भी होता है कि आप ना, अगर आपकी कंपनी अलाउ नहीं करी तो आप उन्हें ये बता दें कि चलें हम आपका ना नाम मेंशन नहीं करेंगे, आप XYZ लिख दें कि दिस रिसर्च हैज़ बीन कैरीड आउट ऑन जैसे दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी नेचर मेंशन कर दें, XYZ उसका नाम लिख दें बस। तो आप जनरली ऐसे लोग करते हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च में कि वो नाम मेंशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूट का किया, किसी हॉस्पिटल का किया, तो बस लिख देंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान या इन इस्लामाबाद, दैट्स इट। किसी को क्या पता कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। लेकिन ये चीज़ कम से कम फिर आप उनसे कॉन्सेंट ज़रूर लेंगे कि ठीक है हम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ ये मेंशन कर देंगे कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करती है, और इसका नाम मेंशन नहीं आएगा पब्लिकेशन में, तो फिर वो ज़रूर अलाउ कर देंगे। मैं फिर तो शायद उन्हें इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है, फिर तो एक जनरल आ जाएगा ना कि इस तरह का हॉस्पिटल था, उसके अंदर इतनी कैटेगरीज के आ जाते हैं, तो वो जनरल तो आपने बता दें। मेरे ख्याल में फिर भी इजाज़त लेना ज़रूरी है। मतलब मेरे ख्याल में बेशक आप नाम ना मेंशन करें, ये थोड़ा सा ना उसमें प्रोफेशनलिज्म में या एथिकल वैल्यूज़ में आ जाता है कि आप डाटा तो ले रहे हैं ना, बेशक नाम मेंशन नहीं करें। तो जब भी डाटा किसी से लेते हैं ना, तो मेरे ख्याल में परमिशन ज़रूरी होती है। मैम ये परमिशन के जो परमिशन लेनी है वो काफी ऊपर चला जाता है लेवल, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है तो कोई भी इस तरह रिस्क लेता नहीं है कि मतलब क्या करना है क्या नहीं, वो ऊपर ऊपर रेफर करते जाते हैं, तो ऊपर हेड MD आते हैं और फिर वो काफी ऊपर जाके परमिशन का एक छोटी सी चीज के लिए काफी एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखिए अब ये इसके ऊपर फिर मैंने आपको प्रोसीजर तो बता दिया, आप फिर अपना देख लें। अगर आपको लगता है कि मसला नहीं होगा, मैं मेंशन नहीं करूँगा उसका नाम, तो फिर ठीक है, आपका अपना डिसीजन है। ये मैंने आपको एक्चुअली बता तो दिया कि किया किस तरह से जाता है, आगे आपकी मर्जी है फिर ना। मैं वो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर थोड़ा टाइम अगर मिल जाए कि ताकि ये इस पे डिसाइड हो जाए पक्का कि मतलब वो करने दे देंगे, क्योंकि फिर उन्हें पूरा दे दूंगी, लेकिन आप कितना को टाइम लेंगे? आपका अपना फिर प्रोजेक्ट का टाइम कम होता जाएगा ना, जब तक ये नहीं डिसाइड होगा कि आपने उनसे लेना है या नहीं लेना है, फिर आप काम कब करेंगे? टाइम मैं दे दूंगी थोड़ा सा और, लेकिन ये कि कोशिश करें कि जल्दी आप डिसाइड कर लें, ठीक है? ठीक है मैम। एक मैम और ये आपकी ये जो परमिशन लेनी है, ये ऑन पेज लेनी है या वैसे ही अब लेनी है परमिशन? नहीं, वर्बल परमिशन, कोई परमिशन नहीं होती, रिटर्न में होनी चाहिए। तो ये मैम आपकी वो अपनी सेफ्टी के लिए है। ये पूछ रहे थे कि अब उसमें क्या होगा मैम, क्योंकि अब वो तो ऑल ओवर द पाकिस्तान है जो कंपनी मैंने सेलेक्ट की हुई है, तो मैम उसके अंदर अब उनकी हेड ऑफिस से या रीजनल ऑफिस से परमिशन लेते लेते तो वो एक अलग ही यानी कि सिस्टम है। आप देखिए, आप अपने जिस आप टारगेट करें, जिस उनकी ब्रांच को, बस उनके हेड से परमिशन ले लें,
मतलब बहुत ये तो नहीं कि आप कोई बहुत फॉर्मल किस्म का या ये कोई बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च तो नहीं कर रहे ना। 4 महीनों में कितनी रिसर्च होती है आप बताएं। मतलब ऑब्वियसली आप एक तरह से एक छोटा सा स्टेप ही है ना रिसर्च की तरफ, कि आपको मेन आइडिया हो जाए कि बिगर लेवल पे रिसर्च में आपको ये काम करने पड़ेंगे। तो आप सिर्फ उस ब्रांच पर्टिकुलर जो है उसके हेड से परमिशन लेना। जैसे हम लोग अगर कोई रिसर्च करते हैं, हम अपने डिपार्टमेंट के हेड से भी ले लेंगे तो हमारे लिए एनफ है, डिपेंडिंग अपॉन के हम किस लेवल की रिसर्च कर रहे हैं। मैम अभी आपने कहा है ना कि यानी कि वर्बल नहीं होगी, वो रिटर्न फॉर्म पे होगी, तो मैम इवन की यही बात वो पूछ रहे थे जो सर थे कि उन्होंने कभी उनके इंस्टीट्यूट में कोई इस तरह की रिसर्च नहीं हुई, तो वो पूछ रहे थे किस तरह का यानी कि चीज उनसे रिक्वायर्ड है जो उन्होंने लास्ट में परमिशन देनी है। उन्होंने ये बस वो स्पेसिफिकली ये पूछा अलाउ था। कर दें कि आप डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको पब्लिश करेंगे, और अगर वो अलाउ करेंगे तो नाम मेंशन आप करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। तो इसमें जनरली परमिशन, स्पेशली अगर आप ये कह देते हैं ना कि अगर कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है अपना नाम मेंशन करने के लिए, और आप कहते हैं कि ठीक है आप मेंशन नहीं करेंगे, तब तो मेनली मसला होता ही नहीं है डाटा देने का। ठीक है, और बल्कि कुछ कंपनीज तो कहती हैं कि नहीं अच्छी बात है हमारा नाम मेंशन हो, ताकि हमारा जब कोई और सर्वे आगे कराओ, कोई और रिसर्चर काम कराओ, तो हमारी कंपनी के लिए एक ऑनर की बात हो कि अच्छा इसको चूज किया गया था रिसर्च करने के लिए। तो वो अपनी अपनी परसेप्शन है हायर अथॉरिटीज के, वो कैसे इस चीज़ को लेते हैं। कुछ लोगों जिन्हें लगता है कि हमारे नेगेटिव रिजल्ट आ रहे होंगे, वो जनरली घबरा रहे होते हैं अपना नाम शो करवाने से। ठीक है, तो मोस्टली इसका ये सोल्यूशन होता है कि अगर कोई नहीं इंटरेस्टेड तो आप बता दें कि हम आपका नाम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन डाटा तो मेनली दे ही देते हैं लोग जनरली। मैम वो बात ही नहीं सुनते, डाटा तो दूर की बात है। जो तो फिर यानी आप कि ऐसी मैंने एक जगह दो पे जा अच्छी क्यों रहे कंपनीज में टारगेट की है मैम, वो तो ना जी, सुनते ही नहीं है, बात ही नहीं। तो बस फिर बहुत अच्छी ना टारगेट करें, यही मैं सजेस्ट फिर कर मैम सकती वही हूँ। ना अपनी मैम, कंपनी की वजह से क्योंकि ये ना मैंने हो कि एक आप दो गवर्नमेंट के इदारों में मैम टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमें इस तरह अलाउ नहीं है, तो फिर मैम प्राइवेट की तरफ ही जाना पड़ रहा है। और मैम उनमें भी वो पूछ रहे हैं प्रॉपर कि हमें पहले क्वेश्चनेयर दिखाओगे, हम ऊपर से अपनी अथॉरिटी से चेक करवाएंगे और फिर आपको हम इजाजत देंगे डाटा लेने की। यस मैम, तो उन्होंने दिखा पहले या क्या हुआ है वो पूरा उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एक एक चीज एक क्वेश्चनियर बात भी। मीटिंग में एक्सप्लेन कर देखिए। मैंने इसलिए सबसे पहले, आपको याद होगा जब हमने प्रोजेक्ट की बात की थी, तो मैंने आपको सबसे पहले ये कहा था कि आप ऐसी जगह को टारगेट ना करें जहां पे आपको लगता है कि मसला होगा डाटा कलेक्शन का। ठीक है, तो ये चीज़ तो पहले स्टेप पे मैंने आपको बताई थी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई जान पहचान वाला नहीं है कहीं पे, तो वो लोग आपको फिर तंग कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि फिर ऐसे सेंस में आप कोई जनरल सा रिसर्च एरिया ले लें जिसमें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट ना करें। ठीक है, एक जनरल परसेप्शन ले लें पब्लिक की किसी टॉपिक से रिलेटेड। असल में आप लोग थोड़ा सा सर्च ना करें, थोड़ा सा आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने टॉपिक्स हो सकते हैं रिसर्च के। आप खुद ही सोचे जा रहे हैं। आप थोड़ा सा एक दफ़ा गूगल स्कॉलर पे जाके 2-3 पेपर पढ़ें तो सही, सिर्फ ना पूरे पेपर पढ़ें, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट देखें, कंक्लूजन देखें। 5 मिनट की बात है ये सिर्फ। ठीक है, आपको रिसर्च एरिया पता चलेंगे कि क्या किस किस टाइप का काम हुआ हुआ है ऑलरेडी और हो रहा है। ठीक, तो इसलिए आप देखें, अगर नहीं आपको थोड़ा सा भी आपको लग रहा है ना कि मुझे डाटा नहीं मिल रहा, ये मसला हो रहा है, देन लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल उसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वरना वो पूरा 4 महीने आपको तंग करेंगे। मैम ये क्विज के बारे में थोड़ा सा बता देंगे आपके, ये एमसीक्यू बेस्ड होगा या सब्जेक्टिव बेस्ड होगा? ये नहीं मैं भी बता रही। चले मैम ये ना बताएं मैम, फिर ये बता देंगे सरप्राइज होगा। हाँ, अब ओपन बुक है, सब कुछ है, तो फिर अब इसमें फिर रह क्या गया। हर तरह से आप प्रिपेयर होके आइए। ठीक है, और जो लेंथी तो नहीं है इम्पोर्टेंट ना चीज़ है, क्योंकि 4 बजे के बाद है मैम। लेंथी नहीं। अच्छा, 4 बजे के बाद क्या होना होता है? 4 बजे से आप पहले ले लेती मैम अपने 4 एक तो नहीं, फिर अब मसला होता है ना, दोनों क्लासेस के क्लैश आ जाते हैं, रिपीटर्स भी हैं इसके अंदर। तो दूसरी बात ये है कि टाइम का ख्याल रखना है। मैं आपको पहले भी मैंने मैसेज भी कर दिया था टीम्स के ऊपर कि टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। मुझे कोई ये ना कहे कि मैं तस्वीर भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, मैं पिक्चर लेके इधर भेज रहा हूँ उधर भेज रहा हूँ, मैं नहीं चेक करती। ठीक है, मैंने पिछले भी दोनों सेमेस्टर किसी भी एक क्विज बैच 18 को जो मैंने पढ़ाया है, उनको मैंने किसी एक क्विज भी इंडिविजुअली एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, अगर आपका मिस हो गया किसी वजह से, टाइम एक्सटेंड हो गया था या नेट का मसला आ गया था, लाइट नहीं थी, इसका मतलब है ये क्विज आपका ड्रॉप हो जाएगा। आपको मैं चॉइस दे दूंगी तो उसमें आपका ये क्विज एक्सक्लूड हो जाएगा। इसलिए खुद ही अपने टाइम का ख्याल रखिए। ठीक है, मैं किसी भी तरीके से व्हाट्सएप वगैरह पे रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना। जी पूछिए। मैम वो मैंने पूछना था कि जैसे कंपनीज वगैरह हैं तो वो अपना डाटा ज्यादातर यही है कि वो शेयर नहीं करती, और अगर आप वो कर भी दें तो उनकी वो इतनी वो होती है कि मतलब आप ये करो वो करो। तो इस तरह अगर हम किसी मतलब रेस्टोरेंट वगैरह पे करना चाहें तो मतलब किसी एक पे ही हम करें या जरूरी है कि एक पे मतलब भी कर एक से सकते हैं। ज्यादा लें? देखिए, आप बहुत अच्छे, अब आप जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं ना, अब अगर आप सिरीना चले जाएंगे, पीसी चले जाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है वो क्यों आपको अपना डाटा देंगे, और उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है। उनका ऑलरेडी जो है वो इतना
इतना प्रॉफिट में वो जा रहे हैं ये वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी रिसर्च कराएं या लोगों को एंटरटेन करें। आप किसी थोड़े से लो लेवल को डाउन करें अपने, ठीक है, जो नॉर्मल जो छोटे लेवल के हैं ना, छोटे मोटे रेस्टोरेंट जो जिनकी डिफरेंट जगह पे ब्रांचेस हैं, जो आपके अप्रोचेबल भी हैं, तो वहाँ उन लोगों को, उनको रेस्टोरेंट या हॉस्पिटल को आप टारगेट कर सकते हैं या स्कूल्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप बहुत हाई फाई अपना वो रखेंगे ना तो फिर आपके लिए डाटा कलेक्शन में बहुत मसला होगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा सा ना लोअर लेवल्स पे आ जाएं तो बेहतर है। मैम ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी अब आ रही है। आप कुछ पूछ रहे हैं? जी मैम, वो मैं पूछ रहा था कि जैसे कि अब हम किसी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसके तो वहाँ पे जाहिर सी बात है मुख्तलिफ मैनेजर्स होते हैं, एक जीएम होगा और उसके आगे सब मैनेजर्स वगैरह भी होते हैं। तो हम जो है वो सिर्फ जीएम से ही मतलब इंटरव्यू, क्योंकि अगर हम क्वालिटेटिव करना चाहते हैं तो हम खाली जीएम से करेंगे या मुख्तलिफ जो मैनेजर्स हैं या इवन उनके जो स्टाफ वगैरह हैं उनसे भी करना लाजमी है? देखिए लाजमी कुछ भी नहीं है, मैंने आपको कहा ना इट इज़ टोटली ओपन, इट इज़ टोटली फ्लेक्सिबल। आप जितना काम ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप स्टाफ से करना चाहते हैं, स्टाफ से आप अलग कर सकते हैं, उनके हेड से अलग कर सकते हैं, ओवरऑल जो उसके एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जो बंदा बैठा हुआ है उससे अलग कर सकते हैं। फिर आप इन सब चीज़ों को मर्ज कर सकते हैं एक जगह पे। फिर आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि अच्छा जो हायर अथॉरिटीज़ कह रही हैं वही स्टाफ भी कह रहे हैं या नहीं कह रहे। आप फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट को टारगेट करते हैं ना, आप नॉर्मल पब्लिक से उसकी क्वालिटी के बारे में भी फीडबैक ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जनरली कहते हैं कि अच्छा मैं अब मैकडोनल्ड्स भी शायद मुझे नहीं पता, फॉर एग्जांपल सेवर फूड है, सेवर फूड आपको पता है कितना फेमस है, लेकिन ये है कि हो सकता है कि आप वहाँ जाएं तो आप अब सेवर फूड की जो है ये कह लें कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से भी डाटा ले सकते हैं। इसके अलावा सेवर फूड हर बंदे ने खाया होता है, तकरीबन 60-70% ने तो खाया वही होगा। आप नॉर्मल पब्लिक से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं उनकी क्वालिटी से रिलेटेड, और फिर इनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि अच्छा अगर ये सक्सेसफुल है ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट तो उसमें उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, मैम समझ आइए? जी जी मैम समझ आ गया। ठीक है, तो ये टोटली ओपन है, आप जितना कर सकते हैं उतने एफर्ट करें। अगर आप नहीं कर सकते, आप कहते हैं आप बेशक एक काम कर लें, सिंपल कह दें कि नहीं मैं सिर्फ हायर अथॉरिटीज से डाटा ले रहा हूँ, मैंने नहीं लेना पब्लिक से या स्टाफ से। ये टोटली ओपन चीज़ है, आप जितनी ज़्यादा एफर्ट करेंगे मेरा सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि एक दफ़ा आप सिर्फ गो थ्रू हो जाए इन सारे स्टेप्स से, ठीक है, और आपको ये पता चल जाए कि अच्छा पब्लिकेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ये चीज़ आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा देगी। स्पेशली आपने अपने FYP का भी प्रोजेक्ट करना होगा, वो मैंडेटरी है, उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एक दफ़ा ये सारा प्रोसेस से चले जाएंगे ना कि अच्छा पब्लिश कैसे करता है, पहले एब्स्ट्रैक्ट भेजना पड़ता है, फिर ये स्टेप्स होते हैं, फिर प्रेजेंट ऐसे किया जाता है, तो आपको एक तरह का एक्सपोजर हो जाएगा जो आपको बहुत फ़ायदा देगा जाकर आगे। और मैम एक और चीज, अगर क्वालिटेटिव हम कर रहे हैं तो मुख्तलिफ बंदों से अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं और मतलब मुख्तलिफ मतलब हमें वो मिल रही है तो उनको मर्ज करके मतलब उनको हमने खुद से वो करना होगा ना कि समराइज बिल्कुल के यार बिल्कुल ये बंदा ये कहना चाह रहा है बिल्कुल और मतलब हम अपनी कंपैरिजन वर्डिंग में उसको करेंगे, बता देंगे। बिल्कुल अपनी वर्डिंग में। तभी तो इसमें इसको कहते हैं थीम जनरेट होना, यानी हो सकता है एक ही बात हो, उसको 5 लोगों ने 5 डिफरेंट तरीके से कहा हो, लेकिन उनका उनका जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू वो सबका सेम हो, उनकी फीडबैक सेम हो। तो आपने उसको अपने वर्ड्स में लिखना होगा, तभी तो ये चीज़ क्लियर होगी कि अच्छा जो आपने जो डाटा कलेक्ट करा था बंदा, उसका जो है ना बहुत विजिलेंट होना ज़रूरी है, वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है चीज़ों को। तो इस पर्पज़ के लिए बाद लोग रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं इंटरव्यू की, बाद लोग लिखते रहते हैं, पॉइंट्स बना लेते हैं, फिर इन देयर फ्री टाइम जब वो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं फिर उसको लिखते हैं, उसकी राइटिंग करते हैं, फिर प्रूफ रीडिंग करते हैं, फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल रही है, क्या कॉमन पॉइंट्स हैं, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये सारा कुछ करते हैं। और मैम हम ऐसे लेके कोई किसी दो रेस्टोरेंट को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल कर यानी कि सकते इनके हैं। मुकाबले में ये चीज अच्छी थी तो इनकी सर्विसेज इसलिए ज्यादा बेहतर है और हाँ इनकी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज्यादा हाई है। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको हो सकता है ये बातें जब आप विजिट करें वहाँ तो आपको पता चले कि अच्छा यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में ट्रेनिंग भी होती है, वहाँ पे तो ट्रेनिंग का कोई पार्ट ही नहीं है। यहाँ जो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट A है वहाँ के जो कुक हैं वो इस जगह से ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो फलाने एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेशन है उनके पास, और ये जो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट B है ये तो इन्होंने वैसे ही नॉर्मली इंटरव्यू करके रख लिया है लोगों को ना। तो मतलब इस तरह से आप जब शुरू करेंगे ना, इसलिए मैंने कहा आप शुरू ही नहीं करेंगे ना तो आप सिर्फ परेशान होते रहेंगे बैठ के कि मुझे तो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता चल रहा। आप स्टार्ट करें, फिर जिस स्टेज पे जो इशू आएंगे उनको रिजॉल्व करते जाएंगे। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपने ना स्टार्ट में प्लान कुछ किया होता है, जब आप अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं ना तो इन दी एंड आप सिस्टम में ऐसे घुस जाते हैं कि फिर आपने सोचा कुछ और होता है और आप कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं, और फाइनली आपने बिल्कुल जो फाइनल जो जब आप बनाएंगे ना अपना एब्स्ट्रैक्ट तो आप उसको कंपेयर कीजिएगा ज़रूर। तो आप देखेंगे आपने स्टार्ट में प्लानिंग आपने ये की थी, लेकिन इन दी एंड आप
ने आप किसी को कोई और डायरेक्शन अच्छी लगी, आपको कहीं और से डाटा अच्छा मिला, आपको आइडियाज़ मिले, डिस्कस करने से आइडियाज़ बहुत मिलते हैं, तो आपने बिल्कुल एक डिफरेंट काम कर लिया, लेकिन जो कि ज़्यादा बेहतर है आपके सोचे हुए काम से। ठीक है, तो ये इसलिए जो अभी मैंने एब्स्ट्रैक्ट मांगा ना, उसके ऊपर भी आप लोग परेशान ना हो। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट हम अभी कैसे दें, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो मैंने बताया था कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेपर का एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ मुझे ये बताने के लिए है कि मुझे ये आइडिया हो जाए कि आपने कंपनी डिसाइड कर ली है, आपने अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया, आप क्या करेंगे आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है, मैं चाहती तो ये ना काम करती, मैं एंड में आपसे कहती है कि मुझे रिपोर्ट ला के दे दें, लेकिन उसमें सिर्फ नुकसान आपका अपना है। ठीक है, आपको कुछ पता नहीं होगा, आप एंड में जाके काम शुरू करेंगे, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा नहीं मिलेगा, तो आपका कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा इन दी एंड। तो ये जो पेपर का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो तो एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आप लिखेंगे उस वक्त जब आपके पास सारा काम कंप्लीट हो जाता है, जब आपको रिजल्ट भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट का ब्रीफ है, एक जस्ट 1 पैराग्राफ, मुझे 4-5 लाइनों में बेशक आप बता दें, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप इस वक्त किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। दैट्स इट। ओके मैम, थैंक यू, अब राइट, चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई। ठीक है, तो आप बेशक पूछते रहें मुझे, आप टीम्स के ऊपर मैसेज कर दें या फिर आप व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज भेज दें, मुझे जब भी टाइम होगा मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बस ये रुक के ना बैठे, ये ना सोचें कि एंड में जाके कर लेंगे बैठ के 1 आध महीना। ठीक है, साथ साथ करेंगे तो आपको इस काम में इंटरेस्ट भी होगा और आपको मज़ा आएगा, खुद आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है या हम फिर एंड करें मीटिंग को? मैम एक क्वेश्चन है कि मैम जिससे इंटरनेट से क्वेश्चन मिलते हैं तो वो काफ़ी लंबे होते हैं, आप उनको थोड़ा कम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको ये देखना पड़ता है कि जो मेथड है उसके अंदर कौन कौन से उन्होंने उससे यूज़ किए हैं और किस तरह कंक्लूजन ड्रॉ की है। तो वो पूरा फिर आपको रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ता है उसके लिए, तो वो पूरा हम पहले करें और फिर उसके बाद ले ऑफ करें। अगर फॉर एग्जांपल आपको पहले ये देख लें कि पहले तो आप टाइटल से सर्च करें ना। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय मोटिवेशन आपका टारगेट है तो एम्प्लॉय मोटिवेशन लिख के गूगल स्कॉलर पे उससे रिलेटेड पेपर निकालें। ठीक है, उसके बाद ना आप अगर ना फॉर एग्जांपल उसकी जो एंड है ना कंक्लूजन पार्ट, एक तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें, जैसे मैंने कई दफ़ा कहा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका मेन टारगेट क्या था। कंक्लूजन पढ़ लेंगे तो पता चलेगा अच्छा इन्होंने क्या रिजल्ट अचीव किया, फिर आप उसके क्वेश्चनर को देखें। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने 4-5 एरियाज़ को टारगेट किया था, आप में भी 2-3 को कर लें अगर आपको ज़्यादा लग रहा है 5 एरियाज़ को टारगेट करना, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन मैंने ये कहा ना कि आपने मेंशन ज़रूर करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्वेश्चनर यूज़ करते हैं और उसके 5 की जगह 3 एरियाज़ को आप सिर्फ लेते हैं अपनी रिसर्च के लिए, तो बस मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, चलें आज काफ़ी हो गया, फिर हम अभी भी कंफ्यूजन है तो हम इसको लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे कल या फिर फ्री टाइम में किसी। इसकी डेट बता दें कि कब तक आपने एक्सटेंड वगैरह की है। पहले फ्राइडे तक कर लें आप, मैं फ्राइडे तक कर देती हूँ एक्सटेंड। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मैम सरप्राइज तो अभी भी बाकी रख लिया आपने। क्या चीज़? सरप्राइज मैम। हाँ, वो आप आज का देंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। MCQs के रटे ना लगा के आइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।